स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 71। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख हूं? उत्सव के दोपहर के भोजन के समय हर कोई अच्छे मूड में था। झांग ये ने लंबे समय से यह आराम महसूस नहीं किया था। चूंकि उनका जल्द ही सीधा प्रसारण होने वाला था, इसलिए उन्होंने शराब नहीं पी बल्कि केवल खाना खाया। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। झाओ गुओझो को एक फोन आया। उत्तर देने के कुछ ही समय बाद वह अचानक बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फोन रख दिया और फिर सभी की ओर देखते हुए कहा, मैं पहले वापस जाऊंगा, एक छोटी बैठक है। काम पूरा होने के बाद आप लोग जल्दी वापस आ जाएं। मैंने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है, आनंद लीजिए। अब क्यों जा रहे हो? तो फिर हमें भी वापस चलना चाहिए। ये सही है, वैसे भी हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। एक के बाद एक सभी लोग चले गए। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ यूनिट में लौट सकते हैं। झांग ये भी निर्देशक झाओ की अभिव्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वह अभी इसकी परवाह नहीं कर सकता। वापस जाने के बाद वह अपने प्रसारण के लिए कहानी के बारे में सोचने के लिए अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसे किसे चुनना चाहिए? द विजार्ड ऑफ ओज खत्म हो चुकी थी और इसे काफी अच्छा प्रतिसाद भी मिला था। क्या उसे फिर से एक और क्रमबद्ध परी कथा चुननी चाहिए? उनके सहकर्मी भी इसे ऐसे मान रहे थे मानो यह कोई अन्य दिन हो और लंच ब्रेक के दौरान बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस समय एक चिंताजनक खबर उन तक पहुंची थी। ये लिटरेचर चैनल के एक पुराने संपादक की ओर से था। शिक्षक झांगे, आपके ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब को बदल दिया गया है। नोटिस अभी अभी स्टेशन द्वारा पारित किया गया है। जिया यान की सोअरिंग यूथ कमान संभालेगी। आपको आज अपना प्रसारण करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय लिटिल जिया का पूर्व रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। क्या? बड़ी बहन जो चिंतित हो गई। आंटी सन ने पूछा, क्यों? ऐसा किस लिए? वांग जियाओमी भी दंग रह गए। ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब की श्रोताओं की रेटिंग के साथ इसे प्रसारित क्यों किया जाएगा? पुराने संपादक ने बताया। प्रबंधन ने कहा कि सोअरिंग यूथ एक नियोजित कार्यक्रम था और इसे निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। क्योंकि ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब की श्रोताओं की रेटिंग सप्ताहांत के दौरान बढ़ गई, स्टेशन ने लिटिल झांग के कार्यक्रम को सप्ताहांत प्रसारण में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। इसे 7 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी जाएगी। यदि वह योजना क्रियान्वित होती है तो वीकेंड लाफिंग फॉरेस्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सब अभी भी काम किया जा रहा है और तय नहीं किया गया है, इसलिए लिटिल झांग के पास अस्थायी रूप से अभी कोई खंड नहीं है। कम से कम नोटिस पर ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब को ऑफ एयर कर दिया गया है। झांग ये का चेहरा डूब गया। वांग शियाओमेई पूरी तरह से जागरूक थे। उन्होंने कहा, उनके पास अब कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर टीचर लिटिल झांग के सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन के बारे में क्या? नामांकन के नियमों में कहा गया है कि यदि किसी मेजबान के पास कोई कार्यक्रम कर्तव्य नहीं है तो वे नामांकित होने के पात्र नहीं है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है, ठीक है? पुराने संपादक ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा, इसीलिए उन्हें सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए नामांकित नहीं किया गया था। इतना कहते ही सब चुप हो गए। ऑफिस के अंदर माहौल भारी था। स्टेशन बहुत कठोर था। वे क्रूर थे। क्या वे झांग ये को मौत के घाट उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब निश्चित रूप से रद्द नहीं किया जाएगा। कोई भी इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम को रद्द करने का साहस नहीं करेगा। न केवल स्टेशन इससे सहमत नहीं होगा, बल्कि दर्शक भी इससे सहमत नहीं होंगे। यही कारण है कि स्टेशन ने कार्यक्रम को केवल अस्थायी अंतराल पर रखा था और उप स्टेशन प्रमुख जिया के रिश्तेदार जिया यान के खंड को आगे बढ़ा दिया था और फिर सभी को बताया कि स्टोरी क्लब को सप्ताहांत प्रसारण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने चीजों को बाहर खींचने के लिए कोई दस्तावेज पारित नहीं किया। प्रक्रियाएं रुकने के साथ ये केवल खोखली बातें थी। झांग ये, जिन्हें लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज एंकर के पद से हटा दिया गया था, अब उनके पास एंकर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कम से कम शुक्रवार से पहले। ऐसा क्यों किया गया? उत्तर पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उच्च अधिकारियों में से कोई स्पष्ट रूप से झांग ये को ठीक करना चाहता था। वे नहीं चाहते थे कि वह सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए नामांकित हो। दरअसल वे ये भी नहीं चाहते थे कि उसे नामांकित किया जाए। यहां तक कि वे झांग ये के कार्यक्रम की अवधि और प्रभाव पर भी रोक लगाने की हद तक चले गए। उन्होंने जिया यान के कार्यक्रम को बदल दिया था ताकि ये दर्शकों को सीधे सूचित किए बिना उनके साहित्य चैनल के नंबर 1 श्रवण खंड पर कब्जा कर सके। जबरदस्ती स्विच करने से बड़ी संख्या में झांग ये के श्रोता जिया यान का समर्थन करेंगे। इससे जिया यान को उसकी रेटिंग में अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने झांग ये का दमन किया था और जिया यान को स्थिति का फायदा उठाने दिया, जिससे एक पत्थर से 2 शिकार हो गए।
इस कदम से झांग ये के सहयोगियों का दिल धड़कने लगा। ये वास्तव में झांग ये को उसकी मृत्यु की ओर धकेल रहा था। उन्होंने ऐसी जहरीली चालबाजी का भी सहारा लिया। क्या उन्हें एक नौसिखिया के साथ इसे इतनी दूर तक धकेलने की जरूरत थी? किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करने के लिए जिसने स्टेशन के लिए इतना योगदान दिया और उसे गौरवान्वित किया, क्या उन्हें इतनी दूर जाना पड़ा? इससे वाकई हर किसी का दिल ठंडा हो गया था। इस समय तियान बिन को भी असहजता महसूस हुई। यह देखते हुए कि झांग ये के साथ उसके कई झगड़े हुए थे, वह झांग ये को खुद को शर्मिंदा होते देखना चाहता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह झांग ये को कितना नापसंद करते थे। उन्होंने झांग ये की क्षमताओं को भी स्वीकार किया। उनके प्रतिद्वंद्वी ने कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, इसलिए भले ही तियान बिन इसे स्वीकार नहीं कर सका, फिर भी उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी से कमतर था। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, जिया यान? सिर्फ इसलिए कि आपके रिश्तेदार के रूप में एक स्टेशन लीडर है, सिर्फ इस वजह से आप आ सकते हैं और हमारे संसाधन ले सकते हैं। हम में से प्रत्येक पर अनुग्रह प्राप्त करें, यहां तक कि किसी सहकर्मी को भी इस तरह चट्टान से धक्का दे दे। यह सचमुच बहुत आगे बढ़ गया है। क्या स्टेशन लीडर बहुत दूर नहीं जा रहे हैं? तियान बिन जिया यान के काफी करीब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे पसंद करता है। इस बार तियान बिन ने झांग ये को लात नहीं मारी, जबकि वह नीचे था। वु डेटाओ ने झांग ये पर नजर डाली, लेकिन इस दुर्लभ अवसर पर वह खुश नहीं हुआ। उसने केवल असहायता से अपना सिर हिलाया और झांग ये के भविष्य और वर्तमान व्यवस्था के लिए चुपचाप शोक मनाया। यह ऐसी जगह थी कि अगर नेता आपको ठीक करना चाहे तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम बस बेकार बैठे रहे और स्थिर हो गए। मानव मन में सदैव एक परोपकारी पक्ष रहा है। झांग ये के प्रति स्टेशन का व्यवहार बहुत ज्यादा था। यह अनुचित और अनुचित भी था। इसने यूनिट के कई कर्मचारियों को प्रभावित किया था और उन्हें झांग ये की दुर्दशा की ओर झुका दिया था। बिग सिस झो लगभग रो रही थी। वे बहुत बदमाश हैं। बदमाश? लिटिल झांग ने किसको नाराज किया है? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार कार्यक्रम केवल वार्षिक रूप से होता है। यदि वह यह अवसर चूक गया तो यह खत्म हो गया। आंटी सन भी पीछे नहीं रही और बोली, डिप्टी स्टेशन हेड जिया, क्या उन्हें लगता है कि वह इतना अराजक व्यवहार कर सकते हैं? बगल में एक युवक ने झट से कहा, आंटी अपनी आवाज धीमी करो, लोगों को न सुनाई दे। आंटी सन क्रोधित हो गई। छोटी जिया आसपास नहीं है, मैं केवल कुछ और शब्द कह रही हूँ। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रही हूँ। स्टेशन प्रमुख क्या कर रहे हैं? वह इसका प्रबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनमें से कुछ नेताओं को गलत काम करते हुए देखते हुए भी वह कैसे शांत रह सकते हैं? बातचीत का नेतृत्व करने वाले पुराने संपादक ने एक पल के लिए झिझकते हुए धीरे से कहा, आज यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और हम दशकों से पुराने सहयोगी रहे हैं। हमारे लोगों के बीच कुछ संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन हम सभी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद एक साथ रहे हैं। संघर्ष के माध्यम से भी हम खायों में युद्ध के साथी हैं। तो आइए इसे केवल अपने बीच रखें और इसे बाहर न फैलाएं। चिंता मत करो, हम नहीं करेंगे। और जो आप हमारे बारे में बहुत कम सोचते हैं। हर कोई देख सकता था कि उसके पास कहने के लिए कुछ है। उन्होंने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि हर कोई आम सहमति पर है, पुराने संपादक ने समझाया, वास्तव में निदेशक झाओ ने बैठक में पहले बहुत मेहनत की थी। जब उन्हें इस मामले के बारे में सूचित किया गया था, निर्देशक झाओ गुस्से में थे और स्वारिंग यूथ को कार्यभार संभालने देने से पूरी तरह असहमत थे। लेकिन चूंकि यह पहले से ही उच्च अधिकारियों द्वारा तय किया गया था, इसलिए निर्देशक झाओ भी असहाय थे। उन्होंने आंटी सन की ओर देखते हुए कहा, अभी अभी सिस सन ने पूछा कि स्टेशन हेड इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ बातें सुनी है। मुझे इसके बारे में न्यूज चैनल के एक मित्र से पता चला। दूसरे व्यक्ति जिन्हें सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, झांग ये। उनके पिता हमारे स्टेशन प्रमुख के पुराने कॉमरेड इन आर्म्स हैं। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उप स्टेशन प्रमुख जिया को डरने की कोई बात नहीं थी। वह एक पत्थर से 2 शिकार करना था। नहीं, यह एक पत्थर से 3 शिकार करने जैसा था। झांग ये को ठीक करना, जिया यान की सहायता करना और झांग ये को बढ़ावा देना। यदि झांग ये को नामांकित किया गया होता, चाहे यह उनका साहित्यिक मानक हो या उनका प्रसारण मानक या उनकी उपलब्धियां, इसमें कोई संदेह नहीं कि झांग ये को बीजिंग रेडियो स्टेशन को दिए गए सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए एकमात्र स्थान मिला होता। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि झांग ये को इसमें कोई मौका मिले। लेकिन अब जब लिटरेचर चैनल के प्रभारी व्यक्ति उप स्टेशन प्रमुख जिया ने झांग ये को कुचलने के लिए बेहद क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया था, जिससे झांग ये एकमात्र नामांकित व्यक्ति रह गए थे, तो क्या यह तय करने की कोई आवश्यकता थी कि सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार कौन जीतेगा? यह निश्चित रूप से उसके पास जाएगा। इससे डिप्टी स्टेशन हेड जिया को इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी कि अन्य स्टेशन लीडर उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाएंगे। एक निश्चित दृष्टिकोण से उसे थानाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करने वाला माना जा सकता है। फिर कौन उनसे सवाल करने की हिम्मत करेगा? इस समय जिया यान वापस आ गई। पुराने संपादक और अन्य लोगों ने उसे देखा और उन्होंने इस मुद्दे का दोबारा उल्लेख नहीं किया, इस डर से कि नेता इस बारे में सुन लेंगे।
उत्सव के दोपहर के भोजन के समय जिया यान अभी भी थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, लेकिन जब वह वापस आया और आधे घंटे के लिए गायब हो गया तो वह बहुत उत्साहित होकर वापस आया। संपादक चेन, मेरी 2 प्रसारण रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है ना? एक महिला संपादक ने उत्तर दिया, वे छोटे कमरे में हैं। अच्छा, उन्हें तैयार करने में मेरी मदद करें। भविष्य में सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर का खंड बदलकर मेरा कर दिया जाएगा। जिया यान ने आदेश दिया, जल्दी करो, लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं। महिला संपादक अनिच्छुक थी, लेकिन जा सकती थी। झांग ये के दिल को ठंडक महसूस हुई, उसे भी घृणा महसूस हुई। जब वह नौकरी करना चाहता था तो शुरू में उसे खेद हुआ क्योंकि यूनिट और संगठन ने उसे अच्छी तरह से तैयार किया था, लेकिन अब झांग ये का निर्णय दृढ़ था। ऐसे नेता के रहते वह यहाँ एक क्षण भी अधिक रुकना नहीं चाहता था। क्या तुम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ गए हो? सबसे पहले ये जिया का था, एक बूढ़ा और एक जवान। अब तो थानेदार भी उसे कई बार रौंदना चाहता था। झांग ये को नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। आप सभी ने इतनी कम धनराशि की पेशकश की थी और अपने लाभ के लिए घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट पर मेरा कॉपीराइट खरीदने का प्रयास किया था। जब मैंने मना कर दिया तो आपने मुझे मेरे कार्यक्रम से हटा दिया। ये ठीक है, इसलिए मैंने लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज छोड़ दी। फिर मैंने अपने नए कार्यक्रम पर कड़ी मेहनत की। अब जब कार्यक्रम शिखर पर पहुंच गया है और स्टेशन के लिए उत्कृष्ट परिणामों का मार्ग प्रशस्त कर चुका है तो आप सभी फिर से मेरे पास आ रहे हैं और आप मेरे खंड को संपीड़ित और दबाना भी चाहते हैं। आप मुझे सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन न पाने देने के लिए भी ऐसे गुप्त तरीकों का सहारा ले रहे हैं, सिर्फ उप स्टेशन प्रमुख जिया के रिश्तेदार को अपनी जगह पाने के लिए, मेरे ऊपर कदम रखने देने के लिए, सिर्फ स्टेशन प्रमुख के पुराने युद्ध साथी के बेटे को सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीतने में मदद करने के कारण। मैंने स्टेशन के लिए इस तरह के परिणाम के लिए लड़ने के लिए बहुत मेहनत की है और यहाँ तक कि बीजिंग रेडियो स्टेशन के एक कार्यक्रम को सेंट्रल रेडियो स्टेशन द्वारा पहले बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने में भी मदद की है। और अंत में मुझे यही मिलता है। तारांकन तुम्हारे दादाजी। क्या आप मुझे झांग ये एक धक्का मुक्की करने वाला मानते हैं? उनके बगल में झांग ये की उम्र के एक युवा ने फुसफुसाते हुए सलाह दी, इसे भूल जाओ शिक्षक झांग, आप उन्हें हरा नहीं सकते, बस इसे सहन करो। स्टेशन ने आपके सेगमेंट को फिर से शुरू करने की घोषणा करने से पहले जानबूझकर इसे शुक्रवार तक खींच लिया है ताकि आपके सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन को रोका जा सके। एंकर पद के बिना आपको नामांकन नहीं दिया जा सकता, चाहे कोई भी आपकी सिफारिश करे, उन्होंने लापरवाही से कहा, अर्थात जब तक कि सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 5 न्यायाधीशों में से कोई एक अपने अतिरिक्त नामांकन स्थानों में से एक को सीधे आपको नहीं दे देता। हर साल गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 3 अन्य अतिरिक्त नामांकन होते हैं, जबकि सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 2 नामांकन होते हैं। केवल इन स्थानों को स्टेशनों के माध्यम से नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और अपवाद के माध्यम से नामांकित व्यक्तियों की सूची में डाला जा सकता है। वहां अतिरिक्त स्थान थे। झांग ये का मन मंथन करने लगा। उन्होंने याद किया कि झांग युवानिकी इस बार न्यायाधीशों में से एक थे। अध्याय 72 सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों की नामांकन सूची जारी कर दी गई है। ये खबर पूरी यूनिट में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या तुमने सुना? लिटरेचर चैनल की वांग शाओमी को उसके पद से हटा दिया गया। यह मिड ऑटम पोएट्री मीट से झांग ये है ना? ये नौसिखिया कहीं से भी उभरा। यदि उसका औसत रूप ना होता तो वह भविष्य में कोई होता। यह अफसोस की बात है कि उसके पास सफल होने के लिए बस थोड़ी सी कमी है। अरे तुम लोग इतने बुरे क्यों हो? क्या बात है, बुरे? क्या फिर कुछ हुआ? झांग ये का कार्यक्रम रोक दिया गया है और इसे सप्ताहांत के स्लॉट में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने उन 2 कार्यक्रमों के लिए एंकर के रूप में अपनी पूर्व स्थिति खो दी थी। उन्हें इस साल के सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन के लिए मौका नहीं मिला है। असंभव। सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने परिणामों के साथ उसे सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नहीं मिल सकता। आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि नए कार्यक्रम का मेजबान कौन है जो झांग ये के सोमवार से शुक्रवार खंड को संभाल रहा है? उसका नाम जिया यान है। वो उप स्टेशन प्रमुख जिया का रिश्तेदार है। इसके अलावा ये बात किसी को न बताएं या दूसरों को बताएं कि मैंने आपको ये बताया था, लेकिन सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स के लिए नामांकित व्यक्ति झांग ये, उनके पिता और हमारे स्टेशन प्रमुख पुराने साथी हैं। यह क्या झांग ये बहुत दुखद नहीं है? हाय, वह निश्चित रूप से बहुत बदकिस्मत है। स्टेशन के लिए ऐसा करना बहुत घृणित है। न केवल उन्होंने स्टेशन के सबसे बड़े योगदानकर्ता को पुरस्कृत नहीं किया, बल्कि उन्होंने वास्तव में, आखिर यह क्या है? ठीक है, आखिरकार वह नेता है। अगर स्टेशन इसी तरह से काम करता रहा तो देर सबेर ये लोगों का भरोसा खो देगा। नेता के रिश्तेदारों और अच्छे दोस्तों का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। यह सामान्य मानवीय व्यवहार है, लेकिन आपको इतना कपटी नहीं होना चाहिए। क्या ये झांग ये को उसकी मौत के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? हर किसी ने इस पर खुलकर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह स्टेशन लीडर द्वारा लिया गया निर्णय था। हालांकि छाया में चर्चा की झड़ी लग गई। इस बारे में सभी की एक मजबूत राय थी। उप स्टेशन प्रमुख का कार्यालय। कमरे में 2 लोग थे।
उनमें से एक डिप्टी स्टेशन हेड जिया थी और दूसरी झांग ये थी। उप स्टेशन प्रमुख जिया मिलनसार थी। लिटिल ये, हाल ही में आपका काम कैसा रहा है? ये बहुत अच्छा है। झांग ये उसके पास बैठ गया और बोला, मैंने स्टेशन प्रमुख जिया को परेशान किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। डिप्टी स्टेशन हेड जिया मुस्कुराई। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहरी लोग नहीं हैं। जब आप छोटे थे तो मैंने आपको अक्सर स्टेशन प्रमुख के घर में देखा था। क्या आपको अब भी याद है? झांग ये ने उसकी गर्दन को छुआ और कहा, मुझे याद है। डिप्टी स्टेशन प्रमुख जिया ने सिर हिलाया। तो फिर उचित मामलों के बारे में बात करते हैं। आज सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन की अंतिम तिथि है। उन्हें आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को चुना जाएगा। स्टेशन ने केवल आपका नाम चयन समिति को भेजा है। चूंकि हमारे पास बीजिंग रेडियो स्टेशन में पर्याप्त उत्कृष्ट कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम केवल आपको नामांकित करेंगे। ये 10 सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों में से एक को आपको सौंपने के बराबर है, जो हमारे बीजिंग रेडियो स्टेशन के लिए आरक्षित है। आपको बुलाना महज एक औपचारिकता है, इसलिए अपना स्वीकृति भाषण तैयार करें। आपको मंच पर कुछ शब्द कहने की भी आवश्यकता हो सकती है। अच्छे शब्दों में कहें तो यह आपके भविष्य के विकास में मददगार होगा। आखिरकार पुरस्कार समारोह के दिन उद्योग जगत के बहुत सारे प्रसिद्ध लोग वहां मौजूद होंगे। वहां प्रसारण नेता, रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों के विभिन्न निर्माता और प्रसिद्ध एंकर होंगे। हुर स्वर्गीय रानी झांग युवानिकी भी होंगी। इसलिए अपना स्वीकृति भाषण अच्छे से तैयार करें और सभी पर गहरी छाप छोड़ें। झांग ये को शायद इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए वह बहुत उत्साहित नहीं थे। स्टेशन प्रमुख जिया के पालन पोषण के लिए धन्यवाद, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। इतना विनम्र। अच्छा, उप स्टेशन प्रमुख जिया ने सराहना के साथ कहा, सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपका भविष्य असीमित होगा। आपके कुछ प्रशिक्षण के बाद टेलीविजन स्टेशन के लोग निश्चित रूप से आपके लिए आएंगे, यहां तक कि मेरी सिफारिश के बिना भी। साहित्य चैनल का कार्यालय। जिया यान ऊर्जावान ढंग से लाइव प्रसारण स्टूडियो के लिए रवाना हुई। हालांकि उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा चुका था, फिर भी उन्हें एक प्रारंभिक वक्तव्य देने और अपना परिचय देने की आवश्यकता थी। बिग सेस झो ने नफरत से उसकी ओर देखा, वह एक बदमाश है जिस पर महानता थोप दी गई है। आंटी सन ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, छोटी झांग, भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे, चिंता मत करो। सही है शिक्षक लिटिल झांग, आप निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होंगे। भविष्य में अभी भी अन्य पुरस्कार हैं, उनके सहायक जियाओवेग ने कहा। हालांकि भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो, हर कोई जानता था कि भविष्य में इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वास्तव में भविष्य में अन्य पुरस्कार भी थे, लेकिन उनमें से किसका मूल्य सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार से अधिक था? यह प्रसारण जगत में देश का सबसे प्रतिष्ठित नवागंतुक पुरस्कार था। साल में केवल एक ही था और नामांकन केवल उन नौसिखियों के लिए ही अनुमति दी गई थी जिन्होंने 3 साल से कम समय तक काम किया था। एक बार चूक जाने पर यह चला जाएगा। वे प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक जो वर्तमान में रेडियो स्टेशन में हैं, और वे प्रसिद्ध मेजबान जो वर्तमान में टेलीविजन पर हैं। उनमें से किसको उस समय सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नहीं मिला था? वे सभी इसे प्राप्त कर चुके थे। सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड द्वारा प्राप्त योग्यताओं के कारण ही वे अपनी वर्तमान ऊंचाई तक पहुंच सके। इसे प्राप्त करना सोने की परत चढ़ाने के बराबर था। यह उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिनके पास यह नवागंतुक पुरस्कार नहीं था। कई लोगों को झांग ये पर दया आ गई। कई सहकर्मियों ने झांग ये के लिए व्यथित महसूस किया। हालांकि झांग ये की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत दिख रही थी। छोटे झांग, अपने विचारों को भटकने मत दो। बिग सेस झो बेहद चिंतित थी। यदि आप शाप देना चाहते हैं तो थोड़ा शाप दें। यहाँ हर कोई आपके पक्ष में है, कोई इसे फैलाएगा नहीं। झांग ये ने कहा, मैं ठीक हूँ बड़ी बहन झो। वांग जियाओमी ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर चलने के लिए खड़ा हो गया। शिक्षक जियाओमी, आप क्या कर रहे हैं? जियाओवेग ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वांग जियाओमी ने शांति से कहा, मैं स्टेशन के नेता से अपना मन बदलने के लिए कहने जा रहा हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। बड़ी बहन झो ने अपना गला साफ किया और उसे पकड़ लिया। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगर तुम गई तो भी यह बेकार होगा। अपने आप को खाई में मत खींचो। झांग ये की स्थिति से लोग बता सकते हैं कि स्टेशन के नेता द्वारा स्टार एंकर को दी गई विनम्रता केवल शुद्ध शिष्टाचार थी। तो क्या हुआ अगर आप एक स्टार एंकर होते? झांग ये को नंबर 1 श्रोता रेटिंग भी मिली थी। क्या वह अभी भी स्टेशन के नेता द्वारा दबाया नहीं गया था? जब स्टेशन के नेता के साथ हितों का टकराव हुआ तो किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर किसी को उनके लिए रास्ता बनाना था, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ने देना था। ये यथास्थिति थी। आखिरकार उनके पास कोई ऊंचे पद पर था। झांग ये बहुत प्रभावित हुए। शिक्षक शियाओमी, धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनमें कोई मतलब नहीं रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कहें। यदि नामांकन स्टेशन द्वारा नहीं दिया जाएगा तो ठीक है, मैं इसे स्वयं प्राप्त कर लूंगा। वांग शाओमी चौंक गए। क्या आप इसे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं? आप इसे कहां से प्राप्त कर रहे हैं? क्या लंगर की स्थिति के बिना यह असंभव नहीं है? बड़ी बहन झो भी समझ नहीं पाई। झांग ये ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखा सेलफोन उठाया और खड़ा हो गया। मैं बाहर जाकर फोन करूंगा।
इसके बाद वह कार्यालय से गायब हो गया। दालान के कोने पर झांग ये ने खिड़की खोली और उस पर झुक गए। उसने अपनी संदेश पुस्तिका पलटी और उसे झांग युवानकी का टेलीफोन नंबर मिला। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन किया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एहसान की भीख मांगना पसंद करता था, कम से कम वह अचानक लोगों से भीख नहीं मांगता था। यदि वह इसे स्वयं कर सकता है तो झांग ये इसे स्वयं करेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह ऐसा नहीं करेगा, वह सदैव उसका चरित्र था। हालांकि ये फोन करने के लिए उन पर ज्यादा दबाव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग युवानकी उस दिन नशे में धुत होकर अपने घर गया था। झांग ये ने उसकी देखभाल की थी, उसके कपड़े धोए थे और उसके लिए खाना बनाया था, इसलिए झांग युवानकी पर उसका एक बकाया था। अंगूठी 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 अंगूठी। 10 बार घंटी बजने के बाद ही फोन कनेक्ट हुआ। झांग ये ने तुरंत कहा, हेलो शिक्षक झांग, यह मैं हूँ झांग। झांग युवानकी की चुंबकीय आवाज आई, लेकिन स्वर बहुत अनुकूल नहीं था। मुझे पता है कि आप कौन है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मैं आपको बोलने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। झांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। वह धीरे धीरे स्वर्गीय रानी की शीतलता का आदी हो गया था। वह जानता था कि यह अंदर से स्वर्गीय रानी का चरित्र था और उस पर निर्देशित नहीं था। फिर मैं लंबी कहानी को छोटा कर दूंगा। यह इस तरह है, आप सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स के 5 जजों में से एक हैं, है ना? मेरे क्षेत्र को मेरे स्टेशन के लीडर की साजिशों के कारण हटा दिया गया है, इसलिए नियमों के अनुसार मुझे सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है। मैंने सुना है कि न्यायाधीशों के पास 2 अतिरिक्त नामांकन स्थान है, खांसी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप कर सकते हैं। इस समय 10 सेकंड पूरे हो चुके थे। बड़ा दूसरे पक्ष ने समय पर फोन काट दिया। झांग ये आश्चर्यचकित था। आपकी बहन, मैंने बोलना समाप्त नहीं किया है। आपने जो 10 सेकंड कहा वह वास्तव में 10 सेकंड था। उसने ये सोचकर लगभग अपनी मां को कोसा कि भविष्य में चाहे वह कितनी भी नशे में क्यों न हो, वह उसकी परवाह नहीं करेगा। यदि वह उसे दोबारा अपने स्थान पर नशे में देखता तो वह उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा देता और एक पट्टिका पर लिख देता, स्वर्गीय रानी के साथ एक फोटो ले, 1000 युआन। ये भाई कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकता है। दोपहर में सोअरिंग यूथ का प्रसारण समाप्त हो गया। जिया यान अपने कार्यालय लौट आया और वह पहले से कहीं अधिक सीधा खड़ा हो गया। वह अहंकारी लग रहे थे क्योंकि श्रोताओं की रेटिंग का मिलान पहले ही किया जा चुका था। यह 2.13% था एक नए खंड के लिए। यह परिणाम काफी शानदार था। जिया यान बहुत संतुष्ट थी। हर कोई जानता था कि बीजिंग रेडियो स्टेशन के लिए अगला सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जिया यान का होना तय है। हालांकि उनके रवैये को देखकर कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इसे अपनी क्षमताओं से नहीं किया था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उड़ता हुआ युवा उतना अच्छा था। कारण ये था कि उसका एक अच्छा रिश्तेदार था। हर कोई गहराई से जानता था कि बिना किसी सूचना के झांग ये के खंड को जबरदस्ती हटाने से श्रोताओं को जिया यान की ओर खींचने में मदद मिलेगी। झांग ये के कितने श्रोता थे? सोअरिंग यूथ को नजरअंदाज करते हुए, यहां तक कि एक कार्यक्रम जो एक गोस के लायक भी नहीं था, उसकी श्रोता रेटिंग 2% होगी। कोई व्यक्ति जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी वह निश्चित रूप से प्रभावशाली दिखाई दिया। कोई औसत व्यक्ति सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। फिर भी झांग ये जैसे बड़े योगदानकर्ता को ऐसी दयनीय स्थिति में मजबूर किया गया था। उन्हें नामांकन तक नहीं दिया गया। वे वास्तव में क्रूर और निर्दयी थे, सही को गलत के साथ भ्रमित करते थे। नामांकन की अंतिम तिथि दोपहर में थी। अब शिक्षक लिटिल झांग पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो गए। बड़ी बहन जो के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। यह बहुत अनुचित था। जिया यान और न्यूज चैनल के झांग ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने बड़ों के संबंध के कारण एक दूसरे को जानते थे। झांग ये को सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार मिलते देख, जबकि झांग ये को कुछ नहीं मिला, जिया यान को भी अपना गुस्सा फूटता हुआ महसूस हुआ। काम से छुट्टी होने का लगभग समय हो गया था। एक लंबा और पतला युवक अचानक कार्यालय में दाखिल हुआ। यान, चलो चले, चलो साथ में डिनर करते हैं, युवक ने जिया यान से कहा। जिया यान उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराई। झांग ये, जरूर, मेरी चीजें पैक करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। वे दोनों भाई भतीजावाद के उपज थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे एक दूसरे को जानते हों। झांग ये भी झांग ये की पहचान के बारे में उत्सुक थे। इधर उधर देखने पर उसने उसे एक नजर में देख लिया। मध्य शरद ऋतु कविता सम्मेलन एक बड़ी बात थी, और उसने पहले झांग ये की तस्वीर देखी थी। उसकी शक्ल, सूरत और कद इतना ही है। वे केवल औसत हैं। झांग ये को पहले से ही यकीन था कि वह सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीतेंगे, इसलिए उन्होंने झांग ये को नीची दृष्टि से देखा। झांग ये ने भी उसकी ओर देखा। उन दोनों ने आंखें बंद कर ली, जबकि झांग ये ने विजेता की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हंसते हुए कहा। इस समय झांग ये के सहायक जियाओफंग अचानक चिल्लाए। पता नहीं क्या गंभीर मामला हो गया था। उसने कंप्यूटर की ओर इशारा किया। ओह अरे, आओ और देखो, जल्दी से, हर कोई आओ और देखो। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन सूची जारी कर दी गई है। अध्याय 73। इस बार यह नेता के चेहरे पर तमाचा है।
इस वर्ष का गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार कार्यक्रम बीजिंग टेलीविजन स्टेशन द्वारा आयोजित और प्रायोजित किया गया था, इसलिए पुरस्कार समारोह बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के बड़े थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इसलिए नामांकन सूची की घोषणा सहित सभी घोषणाएं और नाम सूचियां टेलीविजन स्टेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गईं। जियाओ वैंग ने जो देखा वह स्पष्ट रूप से यही था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह हंगामा क्यों कर रही है। जल्दी आओ, जियाओ वैंग अभी भी चिल्ला रहा था। यह है। बड़ी बहन झो ने कहा, क्या बड़ी शॉर्ट सूची, लिटिल झांग के बिना देखने के लिए क्या है। लेकिन जियाओ वैंग और भी अधिक अतिशयोक्ति के साथ चिल्लाया। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्या बात है, मुझे देखने दो। करीब से देखने पर एक दूसरा व्यक्ति भी तुरंत चिल्लाया, क्या बकवास है। शिक्षक झांग ये का नाम क्यों है? क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? झांग ये का नाम, उसका नाम वहां क्यों था? आंटी सन भी अविश्वास में भाग गई। उसने फिर उत्साह से कहा, वहां छोटा झांग है, वहां वास्तव में लिटिल झांग है। जिया यान हैरान थी, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने गलत देखा? झांग ये की अभिव्यक्ति भी बदल गई। क्या स्टेशन ने उसे अपने एकमात्र नामांकित व्यक्ति के रूप में अनुशंसित नहीं किया? वांग जियाओमी भी आए, छोटे झांग के पास अस्थायी रूप से एंकर ड्यूटी नहीं है, इसलिए स्टेशन को उसे नामांकित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा उसे कौन नामांकित करेगा? झांग ये ने नेता को नाराज कर दिया था, इसलिए भले ही वह नामांकन पाने के योग्य हो, लेकिन नेताओं में से एक निश्चित रूप से उसे रास्ते से हटाने का एक तरीका सोचेगा। जियाओ वैंग ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा, यह हमारे बीजिंग रेडियो स्टेशन द्वारा अनुशंसित नहीं है। गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 5 न्यायाधीशों में से एक ने इसकी अनुशंसा की है। किसी ने शिक्षक झांग ये को सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार के लिए अतिरिक्त नामांकन दिया। जूरी, उसे नामांकित करने के लिए कोई अपवाद बनाया गया था। बिग सिस झो ने आश्चर्यचकित तरीके से कहा, जूरी लिटिल झांग को नामांकन क्यों देगी? 5 न्यायाधीशों में से उनमें से 3 के पास गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 3 अतिरिक्त नामांकन होंगे। अन्य 2 लोगों के पास सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए 2 अतिरिक्त नामांकन होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों में से एक ने शिक्षक लिटिल झांग की मदद की है। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके, यह सोचने के लिए कि वे शिक्षक लिटिल झांग को लेकर चिंतित थे। देखिए, झांग ये के पास स्वयं कोई था। झांग ये ने यह सुना और महसूस किया कि उसके सीने से एक बोझ उतर गया है। वह सचमुच सदमे में था। अभी जब उसने झांग युवानकी को फोन किया तो उसने सोचा कि बूढ़े झांग को उससे कोई परेशानी नहीं होगी। उसने उससे फोन रख दिया था, लेकिन कौन जानता था कि कॉमरेड ओल्ड झांग इतने विश्वसनीय थे। उसने तुरंत उसके लिए चीजें ठीक कर दी थी। वह धर्मात्मा थी। एक ही समय पर उप स्टेशन प्रमुख जिया का कार्यालय। नाम सूची में क्या दिक्कत है? डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने काला चेहरा बनाते हुए अपने सचिव से कहा। सचिव की शोकपूर्ण अभिव्यक्ति थी, नेता, मैंने जूरी के लिए केवल झांग ये की सिफारिश की थी। कोई गलती नहीं थी। शायद ये जूरी के अतिरिक्त नामांकनों में से एक है। अतिरिक्त। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने तुरंत वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की, और वास्तव में ये सच था। उसने अपना हाथ लहराया, बाहर जाओ और दरवाजा बंद करो। सचिव उदास होकर बाहर चला गया। वह जानता था कि नेता पागल है। उप स्टेशन प्रमुख जिया ने जूरी में अपने किसी परिचित को बुलाया। अरे ओल्ड झिंग, इसका क्या मतलब है? फोन पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कर्कश आवाज थी, जैसे कि उसके स्वरयंत्र घायल हो गए हों। बूढ़ी जिया, मैं बस आपके रेडियो स्टेशन से संपर्क करने ही वाला था। मुझे अभी अभी नामांकन संबंधी मामलों के बारे में पता चला है। चिंता न करें, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, न ही हम आपके रेडियो स्टेशन पर ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है, जूरी में से किसी ने ये नामांकन प्रस्तुत किया था। अन्य न्यायाधीशों को उस व्यक्ति का चेहरा देना था, इसलिए हमारे पास ऐसी एक सूची है। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने पूछा, कौन सा जज? मैं इसके बारे में नहीं जानता, हेड झिंग ने कहा। उप स्टेशन प्रमुख जिया ने गुस्से में कहा, लेकिन दूसरों की नजर में आप हमारे बीजिंग रेडियो स्टेशन के प्रबंधन के चेहरे पर धब्बा लगा रहे हैं। हमने केवल एक व्यक्ति को नामांकित किया है और दूसरे व्यक्ति को नामांकित नहीं किया क्योंकि कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। लेकिन आपके ऐसा करने से क्या यह नहीं कहा जा रहा है कि हमारा रेडियो स्टेशन किसी को उसकी योग्यता के आधार पर पहचानने में असफल हो रहा है? एक अच्छा उम्मीदवार होने के बावजूद हम उसे खोज नहीं पाए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसे हमारे लिए नामांकित करने के लिए जूरी में से किसी की जरूरत थी? अन्य स्टेशन हमें कैसे देखेंगे? उसने स्पष्ट रूप से अपने निजी लक्ष्यों के कारण वर्तमान स्थिति पैदा की थी, फिर भी उसने सब कुछ ऐसे कहा जैसे कि वह सही हो। हेड झिंग ने समझाया, तनावग्रस्त न हो। वास्तव में इस मामले को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। एक छोटे प्रमुख के रूप में मैं उच्च अधिकारियों के नामांकन के साथ कुछ नहीं कर सकता। नियमों के मुताबिक अतिरिक्त नामांकन स्वतंत्र रूप से दिए जा सकते हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में ये नामांकन स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे। यही कारण था कि उपस्थानाध्यक्ष जिया नाराज थे। अतीत में जूरी और प्रसारण स्टेशनों के बीच एक मौन समझ थी। अधिकांश समय जूरी अतिरिक्त नामांकन का उपयोग नहीं करेगी।
जब इसका उपयोग किया गया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रसारण स्टेशन में बहुत सारे अच्छे नवागंतुक थे, बावजूद इसके कि वह केवल 2 को ही नामांकित कर सका। तभी उन्हें न्यायाधीशों से अतिरिक्त नामांकन की आवश्यकता होगी, ताकि जिन लोगों को नामांकन की अनुशंसा नहीं की गई थी, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सके। हाँ, यह प्रोत्साहन का एक रूप था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतिरिक्त नामांकन के साथ किसी व्यक्ति द्वारा पुरस्कार जीतने की कोई मिसाल नहीं थी। यह प्रोत्साहन स्वरूप एक प्रतीकात्मक नामांकन मात्र था। वे उस व्यक्ति को पुरस्कार नहीं देंगे जिसे अतिरिक्त नामांकन दिया गया हो। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जूरी को न केवल प्रसारण मेजबान के गुणों और क्षमताओं पर विचार करना था, बल्कि जिस इकाई में व्यक्ति काम करता था उसके विचारों और दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना था। और चूंकि एक स्टेशन से 2 नामांकन थे, इन 2 लोगों ने स्टेशन की राय का संकेत दिया, इसलिए जूरी आमतौर पर इसका सम्मान करेगी और स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त नामांकन पर विचार नहीं करेगी। लेकिन फिर भी डिप्टी स्टेशन हेड जिया अभी भी गुस्से से भरी हुई थी। जिस किसी की भी आंखें हो वह झांग ये के परिणाम देख सकता था। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे और नया इतिहास रचा था। यहां तक कि अन्य प्रांतों के अन्य रेडियो स्टेशन भी झांग ये का नाम जानते होंगे, लेकिन झांग ये को उनके स्टेशन द्वारा नामित नहीं किया गया था। इसलिए आंखों वाले किसी भी व्यक्ति को उनके स्टेशन के रवैये का पता चल जाएगा, जो नहीं चाहता था कि झांग ये नामांकन के लिए तैयार हो। पर अब एक अज्ञात न्यायाधीश ने झांग ये को नामांकन सूची में खींच लिया था। क्या यह उनके चेहरे पर एक तमाचा नहीं था? कौन था? क्या यह शिक्षक लू हो सकता है? असंभव। शिक्षक लू का अतिरिक्त नामांकन गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार के लिए होना चाहिए। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नामांकन वाले व्यक्ति को नया जज बनना था। क्या यह प्रसिद्ध स्वर्गीय रानी हो सकती है? यह तो और भी असंभव था। झांग युवानकी को कैसे जान सकता है? फोन रख दिया गया था। झांग ये ने दरवाजा खटखटाया और प्रवेश किया। स्टेशन प्रमुख जिया, नामांकन के बारे में। उप स्टेशन प्रमुख जिया ने अपना गुस्सा दबाया और उस पर काबू पाया। ये ठीक है, ये बस एक छोटी सी टक्कर है। स्टेशन ने आपकी सिफारिश की है, इसलिए सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार निश्चित रूप से आपका है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी झांग ये ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उन्हें नामांकन देने के लिए कोई मिला? क्या ये यूनिट को खुलेआम चुनौती देना नहीं है? वापस जाओ। उपथानाध्यक्ष जिया ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने पहले ही झांग ये को अपने दिल में मौत की सजा दे दी थी। आप स्टेशन को एक खूंटी से नीचे ले जाने का भी साहस करते हैं? क्या आपके पास भी किसी बड़ी तस्वीर की कोई अवधारणा है? कुछ लोग ऐसे थे, भले ही वे अपनी शक्ति से दूसरों का दमन कर रहे थे, जिसे चाहते थे उसे ठीक कर रहे थे, उन्होंने दूसरे पक्ष को वापस लड़ने की अनुमति नहीं दी। जब उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो कोई विचार नहीं किया गया। वे हमेशा अनुचित थे, लेकिन जब दूसरा पक्ष विरोध करता तो वे ढेर सारे तर्क के साथ जवाब देते। संक्षेप में, वे कभी गलत नहीं होंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सत्य था। सारी गलती झांग ये पर थी। ये झांग ये थी जिसे इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ झांग ये आमतौर पर उनसे केवल यही कहेंगे, उन कृतघ्न बकवासों के झुंड की मदद करना जो सोचते थे कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है, फिर खुद बकवास करो। काम के बाद उनके सहयोगियों ने जोड़े या तिकड़ी में यूनिट छोड़ दी। बड़ी बहन जो ने खुशी से कहा, छोटी झांग, इस बार आपके पास मौका है। हालांकि आंटी सुन ने निराशावादी रूप से कहा, अभी भी कोई मौका नहीं है। मैं जो जानता हूं उसके अनुसार अतिरिक्त नामांकन कभी भी पुरस्कार नहीं जीतेंगे। बड़ी बहन जो को समझ नहीं आया, ऐसी कोई बात है? ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। न्यायाधीश इकाई की राय का पालन करेंगे। आंटी सन ने कहा, लेकिन ये काफी है। ये स्टेशन लीडर के चेहरे पर एक दाग भी है। छोटा झांग कम से कम अपना कुछ गुस्सा बाहर निकालने में सक्षम है। पर्याप्त। ये काफी नहीं है। इतना दमित होने के बाद झांग ये ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। अध्याय 74, पुरस्कार विजेता का नाम गड़बड़ा गया है। शुक्रवार दोपहर बाद आसमान साफ था। आज गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स के लाइव प्रसारण का दिन था। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के ग्रैंड थिएटर के बाहर अनगिनत लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे अपने प्रवेश टिकटों के साथ कतार में खड़े थे। जैसे ही झांग ये आया, उसने अपने सहयोगियों को देखा। छोटी झांग, यहाँ पर। बड़ी बहन जो ने समूह से हाथ हिलाया। बड़ी बहन जो, आंटी सुन। आगे चलने से पहले झांग ये ने पलकें झपकाई। आंटी सन ने उसे लाइन में लगने दिया। उसने अपना बीजिंग लहजा गाढ़ा करते हुए कहा, जल्दी आओ। हर किसी के पीछे लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। झांग ये को नामांकन में कटौती के बारे में बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें नामांकित किया गया था। उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी और वह प्रवेश के लिए सिर्फ अपना कार्य पास दिखा सकता था। हर कोई यहाँ क्यों है? वह वास्तव में नहीं जानता था कि इतने सारे लोग आएंगे, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं गया था। उन्हें लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज से निकाल दिया गया था और ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब अभी भी रुका हुआ था, इसलिए उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। झाओ गोजो ने भी झांग ये की मनोदशा को ध्यान में रखा, इसलिए उन्होंने झांग ये को कुछ दिनों की छुट्टी देने का अपवाद बनाया। ये यूनिट के टिकट हैं। ग्रैंड थिएटर में कई सीटें हैं। हमारे लगभग सभी सहकर्मी यहाँ हैं।
देखो, तियानबिन और उनकी पत्नी ठीक सामने हैं। उन्हें देखें, वे सुरक्षा के निकट हैं और शिक्षक जियाओमी जल्दी आ गए और पहले से ही अंदर हैं। हम वास्तव में देर से आए, बड़ी बहन झो ने हंसते हुए कहा। आंटी सुन ने सांत्वना भरे अंदाज में कहा, छोटी झांग आज बस आराम करो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। बड़ी बहन झो ने भी उसका उत्साह बढ़ाया, सही है, इस बार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भविष्य में अभी भी संभावनाएं हैं, बस इसे एक शो देखने जैसा ही माने। झांग ये ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं समझता हूँ, अच्छी बात है, चल दर। सुरक्षा से गुजरने की बारी उनकी थी। अपना लाइटर कूड़ेदान में फेंकते हुए झांग ये सुरक्षा से गुजरा और उनके साथ प्रवेश किया। ये बीजिंग टेलीविजन स्टेशन का सबसे बड़ा स्थल था। इसमें 1000 लोग बैठ सकते थे। झांग ये की इकाई के लिए सीटों को आगे की पंक्तियों के दाईं ओर व्यवस्थित किया गया था। ये बहुत अच्छा था। आखिरकार उनका रेडियो स्टेशन बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन स्टेशन का हिस्सा था। यह उनका क्षेत्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास प्राथमिकता उपचार था। यह अन्य प्रांतों के अन्य प्रसारण स्टेशनों की तुलना में काफी बेहतर था। यह घरेलू मैदान का फायदा था। शिक्षक लिटिल झांग, आप आए हैं। बहन झो, तुम बहुत धीमी हो। छोटी चेन, छोटी जू, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लिटरेचर चैनल के सभी टिकट सीरियल में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी एक साथ बैठे। कोई अकेला आया तो कोई अपने प्रेमी को लेकर आया। कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद सभी लोग बैठ गए। ठीक सामने बीजिंग रेडियो स्टेशन के न्यूज चैनल की सीटें थी। झांग ये पहली पंक्ति में बैठे थे। जाहिर है, यह उनके लिए था कि वे अपना पुरस्कार लेने के लिए आसानी से मंच पर जा सके। उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी। इस समय याद दिलाने के बाद वह पलट गया। उसने झांग ये की ओर देखा और झांग ये का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। झांग ये, वह झांग ये के समान ही उम्र का था, लेकिन आधे साल पहले ही स्टेशन में प्रवेश कर गया था, इसलिए उसने शिक्षक के अभिवादन का उपयोग नहीं किया। झांग ये ने देखा, ओह। झांग ये हंसे, आप सामने क्यों नहीं बैठे हैं? हम दोनों हमारे स्टेशन के लिए नामांकित हैं। इन शब्दों से ज्यादा दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन इसे सुनकर लोगों को असहजता महसूस हुई। हर कोई जानता था कि शिक्षक झांग ये नामांकित व्यक्तियों के लिए पहली पंक्ति में नहीं बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह नहीं जीतेंगे। फिर भी आपको इसे रगड़ना पड़ा। क्या आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं? झांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं है। ओह, फिर अपने आप को ठीक करो। झांग ये घूम गया। इसी समय जिया यान का भी आगमन हुआ। अपना टिकट हाथ में लेकर वह लिटरेचर चैनल के क्षेत्र में नहीं बैठे, बल्कि न्यूज चैनल की सीटों पर चले गए। झांग ये, हाय जिया, वहां भारी ट्रैफिक था, ये भद्दा लगा। यहाँ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए एक सीट आरक्षित की है। जिया यान और झांग ये एक साथ बैठे। वे खुशी से बातें करते थे, जैसे कि उनके आसपास कोई और न हो। जब से झांग ये का मामला सामने आया और जिया यान को उसका कार्यक्रम मिला, स्टेशन लीडर की कपटपूर्ण योजनाओं को देखकर कई लोगों को हतोत्साहित महसूस हुआ। लिटरेचर चैनल के कई लोगों ने उन्हें अपने सकल से बाहर कर दिया था, इसलिए जिया यान ने खुद को अवांछित नहीं बनाने का फैसला किया। चूंकि साहित्य चैनल के सहकर्मी उन्हें महत्व नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने भी उन्हें महत्व नहीं दिया। आखिरकार डिप्टी स्टेशन हेड जिया के साथ वह किसी को भी अनदेखा कर सकता था। एक बार की बात है, जब जिया यान अभी अभी आई थी, हर कोई उसके प्रति बहुत विनम्र और मैत्रीपूर्ण था। आखिर वह नेताजी का रिश्तेदार था। इसके विपरीत झांग ये को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया था। लेकिन अब स्थिति ही उलट गई थी। दरअसल डिग्री का एक कारण था। कुछ तरीके बहुत हानिकारक थे। इस बार यह झांग ये हो सकता है, लेकिन क्या अगली बार जिया यान के लिए रास्ता बनाने के लिए उनके साहित्य चैनल से कोई और हो सकता है? नेता द्वारा उनकी मौत के लिए मजबूर किया गया। इस मामले के बाद लोग ऐसे विचार आने से खुद को नहीं रोक सके। बड़ी बहन झो ने झांग ये से कहा, उन्हें अनदेखा करें। बिना योग्यता वाले लोग लंबे समय तक छलांग नहीं लगा पाएंगे। जियाओ वैंग ने भी नफरत से कहा। एक बूढ़े संपादक ने आह भरते हुए कहा, हाय, यूनिट के अंदरूनी मामले इन दिनों और भी गड़बड़ होते जा रहे हैं। इस वर्ष उनके स्टेशन के लिए सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार निश्चित रूप से झांग ये का था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह जिया यान का अगला वर्ष होगा। तो क्या हुआ अगर झांग ये में क्षमता हो? वह केवल दूसरों के सामने झुक सकता था। बेशक ये दूसरों के विचार और निर्णय थे, झांग ये के नहीं। झांग ये ने हार नहीं मानी थी। समझौता, उपज, सहन करना, वह बिल्कुल उनकी शैली नहीं थी। वह सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीतकर ही टेलीविजन स्टेशन में खुद को और विकसित कर सके। लेकिन इस पुरस्कार को जीतने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत थी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी? झांग ये को नहीं पता था। वह इस समय तरीकों से बाहर था। झांग युवानकी को ढूंढे, असंभव। स्वर्गीय रानी के पास भी आज के नतीजे को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। जूरी ने बहुमत के आधार पर निर्णय लिया। 5 जजों में से 3 वोट इसे प्रभावी बनाएंगे। झांग युवानकी, जो एक नए न्यायाधीश थे, के अलावा अन्य न्यायाधीशों ने नियमों का सम्मान किया। इसलिए कोई भी झांग ये को वोट नहीं देगा। इसलिए यह निरर्थक था अगर झांग युवानकी ने अकेले झांग ये की मदद की। इसके अलावा झांग ये ने पहले ही उसके पक्ष का
इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वह अब झांग युवानिकी की मदद नहीं मांग सकता था। वह घाटे में था, न बाहर जाने का कोई रास्ता था और न ही वापस लौटने का। झांग ये को स्वीकार करना पड़ा कि उसे वास्तव में एक कोने में रखा गया था। हालांकि उसे इस असंभव स्थिति के बावजूद कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी, क्योंकि वह अपना गुस्सा नहीं निगल सकता था। नियमित तरीके निश्चित रूप से अप्रभावी थे। झांग ये ने इस दुविधा को तोड़ने का एक तरीका खोजने की उम्मीद में अपने गेम रिंग का इंटरफेस खोला। इन कुछ दिनों में ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब रुकने के बाद वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केवल घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वहां बस इतना ही था, अतः उनकी अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी। अगर उसने लॉटरी खेली, अरे मैं तो भूल ही गया, इन्वेंट्री में एक आइटम था जिसका उपयोग नहीं किया गया था। झांग ये ने अचानक इसके बारे में सोचा। उसने गेम इन्वेंट्री खोली और वास्तव में अंदर एक चमकदार छोटी चीज थी, भाग्यशाली रोटी। ये कुछ ऐसा था जो उन्हें कुछ दिन पहले मिला था। उसने अतिरिक्त स्टेक से प्राप्त आकर्षण के फल वहीं पर खा लिए थे, इसलिए वह इस वस्तु के बारे में लगभग भूल ही गया था। आइए इसे आजमाएं। आइए निराशाजनक स्थिति से बचने के लिए इसे अंतिम उपाय के रूप में आजमाएं। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार की घोषणा जल्द ही होने वाली थी, इसलिए झांग ये के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल इसी पर दांव लगा सकता था। उसने अपनी सूची से लकी ब्रेड निकाली। अपने हाथ में आइस वर्ल्ड मिनरल वाटर, जो इस दुनिया का एक प्रसिद्ध मिनरल वाटर ब्रांड था, पकड़े हुए उसने पानी पीने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह छिपकर लकी ब्रेड खा रहा था। लोग गेम रिंग की लॉटरी से प्राप्त वस्तुओं को नहीं देख सकते थे, लेकिन लोग अभी भी झांग ये के कार्यों को देख सकते थे। अगर वह अपने मुंह में हवा भर लेता और चबा भी लेता, तो लोग सोचते कि वह पागल है, इसलिए उसे कुछ छुपाने वाली हरकतें करनी पड़ी। गल्प। रोटी का आखिरी कौर खत्म हो चुका था। प्रभाव में भाग्यशाली रोटी। खिलाड़ी की भाग्य स्थिति बढ़ी। 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू। उसी क्षण पीछे विश्राम क्षेत्र 3 हॉल के अंदर आज प्रदान की जाने वाली ट्रॉफियों और प्रमाणपत्रों की व्यवस्था करने वाले 5 कर्मचारी थे। कल परिणाम वास्तव में तय किए गए थे, इसलिए प्रमाणपत्र और ट्रॉफियां जल्दी से तैयार की गईं। गोल्डन माइक्रोफोन और सिल्वर माइक्रोफोन थे। उन सभी को एक मेज पर रखा गया था। दरवाजा बंद था। यह पूरी तरह से गोपनीय प्रक्रिया थी। हालांकि यह कहने के लिए गोपनीय था, लेकिन इस तरह की चीज को गुप्त रखना असंभव था। इंडस्ट्री में कोई भी यह समझ पाएगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इसके अलावा यह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, इसलिए यह उतना सख्त नहीं था। नाम लियू फैंग। आसपास। ठीक है, इसे सामने रखो। प्रमाणपत्र को इसके अनुरूप होना चाहिए। गड़बड़ मत करो, चिंता मत करो, ये गलत नहीं हो सकता। झांग ये सिल्वर माइक्रोफोन के विजेताओं में से एक है। इसे सामने ले जाओ और थोड़ी देर में भेज दो। ठीक है, यह तैयार है। लेकिन जैसे ही कुछ कर्मचारी नाम सूची के अनुसार ऑर्डर व्यवस्थित कर रहे थे, बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक महिला कर्मचारी ने गलती से एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। पादा प्रमाणपत्र पलट गया। मेज पर रहस्यमय तरीके से रखी गई मिनरल वाटर की बोतल को नीचे धकेल दिया। टोपी ने ऊपरी हिस्से को ढक दिया था, लेकिन इसे कसकर सील नहीं किया गया था, इसलिए क्षण भर के लिए पानी उस प्रमाणपत्र पर गिर गया। यह सब बहुत अचानक था। अरे हाँ, महिला कर्मचारी ने जल्दी अपनी आस्तीन से सर्टिफिकेट पोंछा। इसे रगड़ो मत, एक पुराने साथी ने चेताया भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस रगड़ से प्रमाणपत्र का कागज अस्त व्यस्त हो गया। शब्द अब पढ़े नहीं जा सकते थे। एक युवक तुरंत मदद के लिए आया। उसने मेज और जमीन पर लगे पानी को जल्दी से पोंछ दिया, ताकि अन्य प्रमाणपत्रों पर असर न पड़े। हालांकि फर्श चमकदार टाइलों से बना था, इसलिए पानी के साथ यह बहुत फिसलन भरा हो गया। वह युवक लगभग फिसल ही गया था, लेकिन हालांकि वह जमीन पर नहीं गिरा, फिर भी उसने खुद को स्थिर करने के लिए अपने हाथ से मेज को दबाया था, और इस तरह उसने उस प्रमाणपत्र के अनुरूप ट्रॉफी को छू लिया था। उनकी घबराती आंखों के बीच ट्रॉफी जमीन पर गिर पड़ी। ट्रॉफी बिखर गई। गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड की तुलना में सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड ट्रॉफी की गुणवत्ता अलग थी। यह भले ही सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड हो, लेकिन असल में यह क्रिस्टल जैसी किसी चीज से बना था। यह एक माइक्रोफोन के आकार का था, और चूंकि क्रिस्टल की कठोरता कांच से अधिक मजबूत नहीं थी, इसलिए वह टूटकर बिखर गया। यहां तक कि इसकी असली मां भी इसे नहीं पहचान पाएगी। आह, बहुत बुरा। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? खेद, मुझे नहीं पता था कि यह इतना गड़बड़ हो जाएगा। हर कोई इधर उधर भागने लगा। उस हादसे के बाद कोई रास्ता नहीं था, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अंकल पिंग, हम क्या करें? सिल्वर माइक्रोफोन प्रदान किए जाने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। महिला कर्मचारी चिंतित थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतना आसान काम खराब कर देंगे। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार सुबह सबसे पहले प्रदान किए गए। चूंकि यह लाइव प्रसारण नहीं था, इसलिए इसे गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स के लिए तैयारी माना गया। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार दिए जाने के बाद ही गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सचमुच अब ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों को गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के बाद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई मिसाल पहले कभी नहीं थी। सबसे बुजुर्ग कर्मचारी ने दांत पीसते हुए कहा, घबराओ मत,
हम अभी भी इसे समय पर बना सकते हैं। प्रमाण पत्र आसान है। हमारे पास अभी भी खाली तैयार प्रमाण पत्र है, बस इसे भरने से काम चल जाएगा। न्यायाधीशों के पास निश्चित रूप से उनके पक्ष में एक आधिकारिक मुहर होगी। लिटिल चेन, जाओ न्यायाधीशों से मुहर ले आओ। छोटी वांग, मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुरंत ही हुआन को बुलाओ। ट्रॉफियां उनकी कंपनी द्वारा निर्मित की गई। मुझे यकीन है कि उनके पास अभी भी बैकअप सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड ट्रॉफियां हैं। नाम खाली है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस पर झाग ये नाम उकेरने को कहें। जाओ इसे स्वयं ले आओ। इसे यथाशीघ्र करो। ठीक है, समझा। वे दोनों बाहर चले गए। उनमें से एक ने फोन किया जबकि दूसरे ने प्रमाण पत्र बनाया। महिला कर्मचारी ने सबसे पहले ये जुबान का नंबर लिया और जल्दी से फोन किया। हेलो, ये बीजिंग टेलीविजन स्टेशन है। हाँ, हमारे यहाँ एक स्थिति है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या अभी भी सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड ट्रॉफी है? वहाँ है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कृपया हमें फिर से नाम बनाने में मदद करें। उनमें से एक टूट गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे जल्दी करें, अन्यथा ये समय पर नहीं होगा। ठीक है। नाम झाग है। जल्दी में होने के कारण वह नाम भूल गई थी जो पुराने कॉमरेड ने उसे बताया था जब उसने फोन पर कहा था, रुको। युवक ने पहले ही एक प्रमाण पत्र निकाल लिया था और उसे भरने ही वाला था। महिला कर्मचारी ने तुरंत पूछा, छोटी चेन, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ओह, इकाई बीजिंग रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है कि यह झाग है। ये युवा भी निश्चित नहीं था और फटकार लगने के डर से अंकल पिंग से दोबारा पूछने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने फोन पर नामांकन सूची की खोज की। ओह, मुझे यह मिल गया। बीजिंग रेडियो स्टेशन, ये यही है, उसका नाम झाग ये है। कौन सा? आप खुद ही देख लें। ठीक है, मैंने इसे लिख लिया है। झाग ये और झाग ये का उच्चारण लगभग एक जैसा था। वे दोनों ये थे, बस थोड़ा अलग स्वर था। युवक ने पेन का इस्तेमाल किया और इंटरनेट से नाम लिख लिया। महिला कर्मचारी ने ट्रॉफी निर्माताओं को यह भी बताया, ये झाग ये जंग ये है। इस पर हाउ और हुआ लिखा हुआ है। उसकी इकाई बीजिंग रेडियो स्टेशन है। अध्याय 75, झाग ये की चमत्कारी जीत। सुबह 9 बजे पूरा ग्रैंड थिएटर खचाखच भरा हुआ था। लगभग सभी लोग यहाँ थे। इस समय झाग ये की पिंकी पर गेम रिंग ने वर्चुअल टेक्स्ट वाली एक स्क्रीन प्रदर्शित की। उल्टी गिनती समाप्त हो गई। लकी ब्रेड का उपयोग हो गया। 5 मिनट बीत गए, सब खत्म हो गया। ऐसे ही झाग ये ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। उसने बाईं ओर देखा और फिर दाहिनी ओर। कुछ क्यों नहीं हुआ? इससे मेरी किस्मत की स्थिति बढ़ गई। कहाँ कितना बढ़ाया गया, मैं इसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देख सका। यह पहली बार था कि झाग ये की गेम रिंग की विशेष वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बेहद उदास था। वह मूल रूप से उम्मीद कर रहा था कि लकी ब्रेड उसकी मदद करेगी और यह उसका अंतिम जीवन रक्षक हथियार भी था, लेकिन कौन जानता था कि कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम इस भाई को अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक बटुआ लेने दो। बदनसीब, अब कोई मौका नहीं बचा था। झाग ये समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। महत्वपूर्ण क्षण में उसका दम घुट गया था। वहां लिटरेचर चैनल के पुराने संपादक, जो शिक्षक फैन के सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे बड़े हो गए थे, लौट आए। वह कहीं चला गया था, इसलिए उसे कभी नहीं देखा गया। अभी आए? किसी ने पूछा। पुराने संपादक ने कहा, मैं बहुत पहले आ गया था। मैं बस मंच के पीछे एक दोस्त को ढूंढने गया था। बड़ी बहन जो उत्साहित थी, आप यहाँ लोगों को जानते हैं क्या? पुरस्कारों के बारे में निर्णय हो गए हैं। ये पहले ही सामने आ गया था। पुराने संपादक ने कहा, मंच के पीछे कुछ हो रहा था। दूसरों को यह न बताएं कि मैंने ही आपको बताया था। मैंने सुना है कि एक ट्रॉफी गिरने से टूट गई। आंटी सन ने कहा, तो क्या वे इसे समय पर नहीं बनाएंगे? पुराने संपादक ने कहा, ट्रॉफी बनाने वाली कंपनी के पास पेयर्स होने चाहिए। यूनिट और विजेता का नाम जल्दी से उकेरने से ये काफी तेज है। उन्हें इसे समय पर बनाने में सक्षम होना चाहिए। किसी ने भी इस खबर को ध्यान में नहीं लिया। बड़ी बहन जो ने फिर पूछा, तो फिर हमारे स्टेशन का सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार कौन जीतेगा? बूढ़े संपादक ने बेबसी से कहा, आप अभी भी लिटिल झाग से चमत्कार करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह असंभव है। अतिरिक्त नामांकन पुरस्कार नहीं जीतेगा। इसकी कोई मिसाल नहीं है और न ही भविष्य में कोई मिसाल होगी। बड़ी बहन जो ने अपनी आंखें घुमाई, मुझे ये पता है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या झाग ये को यह मिल गया? ऐसा कहा जाता है कि हर साल हमारे रेडियो स्टेशन को एक गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार और एक सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार मिलेगा, लेकिन क्या 5 साल पहले गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार के साथ कोई गलती नहीं हुई थी, जहां हमारे स्टेशन के दोनों नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार नहीं दिया गया था और यह हेबई प्रांत के प्रसारक को प्रदान किया गया था? वह अब झाग ये को ऐसी स्थिति में प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। चूंकि झाग ये को यह नहीं मिल सका, तो अच्छा था कि झाग ये को भी यह नहीं मिला। इससे उसका गुस्सा निकल सकता था। झाग ये और जिया यान का पहले से दबंग रवैया देखना कष्टप्रद था। अन्य सहकर्मियों ने भी देखा। बूढ़े संपादक ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, इतनी सारी दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं? मैंने अपने मित्र से सुना कि उसने कल पुरस्कार प्रमाण पत्र देखे थे।
हमारे स्टेशन का सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार विजेता झांग ये है। ये पहले से ही तय है। बड़ी बहन जो अभी भी अड़ी हुई है। ये कल दोपहर को तय किया गया था। पुराने संपादक ने कहा, ये वही है। मेरे दोस्त ने इसे अपनी आंखों से देखा। ट्रॉफी पर झांग ये का नाम भी है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? बड़ी बहन जो ने कहा। चूंकि इतने सारे सहकर्मी उसके लिए चिंतित थे, झांग ये को काफी गर्मजोशी महसूस हुई। उसने कभी कोई अच्छी इकाई या अच्छा नेता नहीं देखा था, लेकिन वह प्यारे सहकर्मियों के एक समूह से मिला था जिससे उसे धन्य महसूस हुआ। अरे, वह शिक्षक चिंग है, 8वें गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार विजेता। या इस दौर के शिक्षक जो भी एक अतिथि है। हालांकि वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन वह मेजबानी की दुनिया के नंबर 1 भाई थे। उस समय उनसे कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? वह आंटी क्व है, मेरी आदर्श और लक्ष्य। मैंने बड़े होने के दौरान उनका कार्यक्रम देखा था। जैसे ही भारी भरकम बड़े शॉट्स का प्रवेश शुरू हुआ, महत्वपूर्ण शो पीछे रह गया। वहां वर्षों पहले के शीर्ष मेजबान थे और वर्तमान शीर्ष मेजबान भी थे। वहां प्रसारण स्टेशनों के नेता और न्यायाधीश भी थे। उनके घुसते ही हंगामा मच गया। विभिन्न उद्योगों के कुछ स्थापित लोगों के अलावा, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से दर्शकों के बीच आने के लिए आमंत्रित किया गया था, अन्य सभी लोग विभिन्न टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों के मेजबान थे। इतने सारे ऋषितुल्य पूर्ववर्तियों और पूर्व आदर्शों के सामने लोग बेहद उत्साहित थे। वे वह दिशा थी जिसकी ओर लोग लड़ रहे थे। हालांकि जब आखिरी आंकड़ा सामने आया तो लोगों की भावनाएं उत्साहित नहीं थी, बल्कि विस्फोटक थी। पूरा आयोजन स्थल भूचाल ध्वनि कोलाहल से गूंज उठा। झांग युवानकी, झांग युवानकी, आह, मैं आंटी युवानकी को देख रहा हूँ। बहन झांग, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों के कई कर्मचारियों ने कोई बड़ा उपद्रव नहीं किया, क्योंकि वे इस उद्योग में थे, इसलिए वे मशहूर हस्तियों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। भले ही वे किसी के प्रति पागल हों, वे मेजबानी की दुनिया में एक शीर्ष व्यक्ति के लिए ऐसा करेंगे। झांग युवानकी अतीत में एक उत्कृष्ट मेजबान रही होंगी, लेकिन आखिरकार वह इसे पेशेवर रूप से नहीं कर रही थी, इसलिए लोग अपेक्षाकृत शांत थे। हालांकि अन्य दर्शकों को दबाया नहीं जा सका। बहुत से लोग खड़े हो गए। उन्होंने झांग युवानकी का नाम लेते हुए दहाड़ते हुए अपने संकेत और हल्की छड़ियां उठाईं। उन्हें गोल्डन या सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों की परवाह नहीं थी। वे यहाँ स्वर्गीय रानी के लिए आए थे। झांग युवानकी साइड स्टेज से दिखाई दिए। वो शुरू में सीट लेना चाहती थी, लेकिन दर्शकों को इतने उत्साह से चिल्लाते देख उसने मुस्कुराते हुए सबकी ओर हाथ हिलाया। आह, बहन झांग मुझे देखकर मुस्कुराई। क्या तुमने कोई गलती नहीं की? सिस झांग मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहन झांग, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करता हूँ। एक गाना गाओ, बहन झांग। मैं आई डोंट बिलीव सुनना चाहता हूँ। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। यहाँ तक कि प्रशंसक भी उनके हस्ताक्षर लेने के लिए दौड़ रहे थे। कई पत्रकारों ने तस्वीरें लेने के लिए शुल्क लिया। 10 से अधिक सुरक्षा गार्ड, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़े थे, तुरंत लोगों को रोकने के लिए आए। आखिरकार वे स्थिति पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहे। ये काफी थका देने वाला था। झांग ये और उनके रेडियो स्टेशन के सहयोगी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। यह एक स्वर्गीय रानी थी। ये थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मौजूदा नंबर 1 बहन। इस उपस्थिति ने स्पष्ट अंतर दिखाया। स्टार मेजबानों की तुलना में प्रशंसकों की संख्या बिल्कुल अलग श्रेणी की थी। यह अनुमान लगाया गया था कि उपस्थित स्टार मेजबानों के सभी प्रशंसकों की संख्या अकेले झांग युवानकी की तुलना में बहुत कम थी। झांग युवानकी पहली पंक्ति में बैठे। लोग अब उसे नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे उसकी पीठ की ओर थे, इसलिए चिल्लाना धीरे धीरे बंद हो गया। स्वर्गीय रानी निश्चित रूप से सुंदर है, पुराने संपादक ने प्रशंसा की। बिग सिस झो ने यह भी कहा, हाँ, फिल्मों की तुलना में बेहतर दिख रही हूँ। आंटी सन ने कहा, मुझे उनकी फिल्में भी पसंद हैं। वह गायन में भी अच्छी है। उनकी आवाज में एक चुंबकीय आकर्षण और कायापलट का आकर्षण है। वर्तमान मनोरंजन उद्योग में कोई भी उनके परिपक्व और सौम्य आकर्षण का मुकाबला नहीं कर सकता है। लिटरेचर चैनल के एक युवा ने आह भरते हुए कहा, हाँ, सिस झांग वास्तव में मनोरंजन उद्योग में एक विशाल पांडा की तरह है। अन्य स्वर्गीय रानियों और राजाओं को बदला जा सकता है, क्योंकि वे अच्छे दिखते हैं और अभिनय में अच्छे हैं, लेकिन झांग युवानकी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। वह एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। उसके प्रति सभी का मूल्यांकन बहुत ऊंचा था। तियानबिन और झांग यी, जो सामने थे, ने भी झांग युवानकी की ओर देखा। हो सकता है कि कुछ लोगों को झांग युवानकी के प्रति दीवानगी न हो, और कुछ लोगों को झांग युवानकी के कार्यों से विवाद था, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि झांग युवानकी जहां भी होगी, वह हमेशा मुख्य नेतृत्व करता रहेगी। स्टेज पर एक मेजबान ऊपर गया। यह व्यक्ति बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के न्यूज चैनल का लग रहा था। वह बहुत मशहूर तो नहीं थे, लेकिन हर किसी को वह परिचित लगते थे। सभी को नमस्कार। इस वर्ष के बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स के लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। उन्होंने अतिथियों और न्यायाधीशों का परिचय नहीं दिया, क्योंकि यह अभी भी सीधा प्रसारण नहीं था। वे पंक्तियां केवल लाइव प्रसारण के दौरान कही गई थी।
गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स में अभी भी आधे घंटे का समय है। स्थापित प्रथाओं के अनुसार अब सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार प्रदान करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं इस वर्ष के सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा कर दूं। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन चेन बिन यान क्यूई, हेबेई टेलीविजन स्टेशन लू मेई, हुओ डोंगयान, जिनशी टेलीविजन स्टेशन चेन ताओ, झाग यांग, बीजिंग रेडियो स्टेशन झाग ये, शंघाई रेडियो स्टेशन सू लीली, ली बैंग। प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के नाम की घोषणा के बाद मेजबान ने पहले विजेता की घोषणा करना शुरू किया। इसके बाद मैं इस साल के सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स के टेलीविजन होस्ट पुरस्कार के विजेता बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के यान क्यूई की घोषणा करूंगा। सबने तालियां बजाईं। एक महिला मेजबान बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी क्योंकि वह पुरस्कार स्वीकार करने के लिए अपना मुंह ढकते हुए तेजी से मंच पर पहुंची। उन्हें पुरस्कार सौंपने वाला व्यक्ति 5 न्यायाधीशों में से एक शिक्षक चेंग था। वह प्रसारण जगत के पुराने वरिष्ठ थे। पुरस्कार मेजबान ने हंसते हुए कहा, यान क्यूई को बधाई। वह लगभग मेरी सहकर्मी है। लिटिल क्यूई, यह अवसर काफी शानदार है। इतने सारे वरिष्ठ नीचे बैठे हैं, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? यान क्यूई ने माइक्रोफोन संभाला। धन्यवाद, केवल धन्यवाद। आपकी मदद के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपकी मान्यता के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगला, फिर अगला। 10 टेलीविजन होस्ट पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा शीघ्र ही समाप्त हो गई। कुछ लोगों के लंबे स्वीकृति भाषणों के अलावा कोई देरी नहीं हुई। अगला रेडियो होस्ट के लिए सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार था। वे भी 10 लोगों के लिए थे। हालांकि इस समय मेजबान को यह कहते हुए सुना गया, अगला रेडियो स्टेशन सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स का प्रसारण करेगा। मैं बीजिंग रेडियो स्टेशन से अपने सहयोगी झांग हुओ को इसकी घोषणा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे चलने के बाद झांग हुओ मुस्कुराते हुए आए। झांग हुओ झांग ये के लिए कोई अजनबी नहीं था। मध्य शरद काव्य गोष्ठी में भी वह मेजबानों में से एक थे। वह कई वर्ष पहले उनके स्टेशन के गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार का विजेता था। चूंकि यह पुरस्कार समारोह बीजिंग टेलीविजन स्टेशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए उनके पास इसे करने की योग्यता थी, भले ही वह उद्योग में बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। झांग हुओ मंच पर आए। सभी को नमस्कार, मैं झांग हुओ हूँ। इतने बड़े अवसर पर इतने सारे वरिष्ठों और नेताओं के साथ वह थोड़े घबराए हुए भी लग रहे थे। आखिरकार वह सिर्फ एक रेडियो स्टेशन के समाचार संबंधित प्रसारक थे, इसलिए उनकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से अन्य टेलीविजन स्टेशनों के मेजबानों से अतुलनीय थी। इस रेडियो स्टेशन सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स की मेजबानी करने के लिए मेरे ऊपर लीडर के विश्वास के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं 10 पुरस्कारों में से पहले विजेता की घोषणा करूंगा। उन्होंने प्रमाण पत्र खोला और घोषणा की, सेंट्रल रेडियो स्टेशन गोंगजू। तालियों की गड़गड़ाहट में डूबा गोंगजू उत्साह से मंच पर चढ़ गया। झांग युवानकी ने स्टाफ के एक सदस्य से ट्रॉफी ली। पुरस्कार देने की बारी उनकी थी। बधाई हो, झांग युवानकी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। गोंगजू ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ इसे प्राप्त किया। धन्यवाद शिक्षक झांग। जूरी को धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। मैं इस ट्रॉफी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। झांग युवानकी मुस्कुराए। आपने पहले ही बहुत अच्छा किया है। झांग हुओ मुस्कुराया। आइए शिक्षक गोंग के लिए तालियां बजाएं। बीजिंग रेडियो स्टेशन के स्टेशन प्रमुख और उप स्टेशन प्रमुख जिया पहली पंक्ति में थे। उन्होंने विजेता की सराहना की। इसके बाद झांग हुओ ने सेंट्रल रेडियो स्टेशन से एक अन्य व्यक्ति की घोषणा की। झांग युवानकी मंच से बाहर नहीं गए। उसने ट्रॉफी ली और उसे बधाई देते हुए उसे सौंप दी। मंच के बाहर बिग सिस झुओ को कोई भावनात्मक उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। हमारे रेडियो स्टेशन का लगभग समय हो चुका है। वांग जियाओमी ने झांग ये की ओर अनिश्चित दृष्टि से देखा। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। झांग ये ने उदासीन दिखने का नाटक किया। दरअसल अगर वह ठीक होता तो यह अजीब होता। यह पुरस्कार उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आंटी सन ने झांग ये को कंधे पर थपथपाया। आइए हम उन जैसे लोगों के साथ बहस करके परेशान न हो। अचानक झांग हुओ की आवाज फिर से आई। अगला तीसरा सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार है। जूरी का परिणाम है। इतना कहने पर झांग हुओ अचानक रुक गए। उसके शब्द अभी भी उसके गले में अटके हुए थे। उसने प्रमाण पत्र खोला था और काफी देर तक चुप रहा। उन्होंने मंच के बाहर अनिश्चित दृष्टि से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने भौहें सिकोड़कर कहा, पढ़ते रहो। इसका क्या मतलब है? बीजिंग रेडियो स्टेशन के स्टेशन प्रमुख ने भी अपना चेहरा लंबा खींच लिया। यह उनके द्वारा आयोजित किया गया था और झांग हुओ उनके रेडियो स्टेशन से थे। हालांकि यह लाइव प्रसारण नहीं था, फिर भी उन्हें इतनी निम्न स्तर की त्रुटि नहीं करनी चाहिए थी। क्या यह उनके रेडियो स्टेशन को शर्मिंदा करने वाला नहीं था क्योंकि एक मेजबान का ध्यान भटक गया था? वह बोल क्यों नहीं रहा? अगला कौन है? वह इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। झांग ये पहले से ही अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच के बाहर इंतजार कर रहे थे। वह जानता था कि वह अगला है। जूरी के कुछ लोग भी आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहा है। इसलिए उन्होंने झांग हुओ को सख्त लहजे में कहा कि वह आगे बढ़े। झांग हुओ ने गहरी सांस ली। नेता और जूरी सदस्यों को इस तरह के भावों को देखकर वह केवल इतना ही पढ़ सका, सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों का अगला विजेता बीजिंग रेडियो स्टेशन का
झाग ये है। शुरुआत में किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। झाग ये, जो आगे की पंक्ति में थे, मुस्कुराए और उठ गए। झाग हुओ ने जल्दी से उसे मंच पर न जाने के लिए हाथ हिलाया। उन्होंने अपने न्यूज चैनल सहयोगी से कहा, यह आप नहीं है, यह झाग ये है। अध्याय 76। क्या ये पुरस्कार मायने रखता है? यह मैं नहीं हूँ। झाग ये सबसे पहले हक्का बक्का रह गया था। जिया यान बस झाग ये की सराहना करने ही वाला था और उसके हाथ अभी भी हवा में जमे हुए थे। मेजबान झाग हुओ के शब्दों ने कई लोगों को, जो ये जानते थे कि क्या हो रहा था, स्तब्ध कर दिया। हर किसी ने झाग हुओ को अविश्वास से देखा, ये सोचकर कि उसने गलती की है। हालांकि झाग हुओ ने अपने हाथों में पुरस्कार प्रमाण पत्र को गंभीरता से देखा और बहुत सावधानी और पुष्टि के साथ एक बार फिर पढ़ा, इस साल का सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार विजेता झाग ये। उन्होंने अपनी बातें बहुत स्पष्टता से व्यक्त की। ये था, हाँ नहीं। डिप्टी स्टेशन हेड जिया दंग रह गए। थाना अध्यक्ष का चेहरा काला पड़ गया। बीजिंग रेडियो स्टेशन के सभी लोगों ने हंगामा मचा दिया। जियाओ वैग लगभग उछल पड़ा। उसने झाग ये को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। हेवंस, ये तुम हो? शिक्षक झाग, यह आप हैं? झाग ये अचंभे में थी। मैं? आंटी सन ने अपना मुंह चौड़ा किया। ये झाग ये कैसे बन गया? मैं भी नहीं जानता। झाग ये खुद निश्चित नहीं थे। यह आप हैं? वह पहले ही आपका नाम 2 बार पढ़ चुका है। बड़ी बहन जो अचानक खुश हो गई। उसने झाग ये को जोर से धक्का दिया। हा, वहां मूर्ख दिखना बंद करो। जल्दी से पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाओ। बूढ़े संपादक ने भी फुसफुसाते हुए आग्रह किया, कोई बात नहीं, पहले ऊपर जाओ। ठीक है, बोलने से पहले पुरस्कार तो ले लो। भले ही कर्मचारियों ने कोई गलती की हो, उस समय ये बदलने में बहुत देर हो जाएगी कि इसे किसे मिलेगा। बड़ी बहन जो एक खराब विचार लेकर आई। झाग ये खड़े होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। एक स्टाफ सदस्य अचानक मेजबान से बात करने के लिए मंच पर दौड़ा और फिर उसके हाथ से पुरस्कार प्रमाण पत्र ले लिया। इसके बाद झाग हुओ ने झाग ये पर अपना हाथ लहराया। शिक्षक झाग, थोड़ी देर रुके। जूरी ने रुकने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। इसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा, क्षमा करें हर कोई, हमारे हाथ में एक स्थिति है। कृपया जूरी की समीक्षा की प्रतीक्षा करें। अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वे भी अपनी आंखों के सामने एक तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। 5 जज पहले से ही चर्चा में थे। उनके अलावा अन्य स्टाफ सदस्य भी एकत्र थे। उपथानाध्यक्ष जिया ने जाकर जायजा लिया और स्थिति को समझने के लिए थानाध्यक्ष के साथ भी आ गए। क्या हुआ था, ये स्पष्ट रूप से झाग ये माना जाता था। उन्होंने झाग ये की ट्रॉफी भी देखी थी, लेकिन घोषणा अचानक झाग ये में क्यों बदल गई? क्या ये बकवास नहीं था? अतिरिक्त नामांकनों द्वारा पुरस्कार जीतने की कोई मिसाल नहीं थी, एक बार भी नहीं। पुरस्कार प्रमाण पत्र कहाँ है? ये यहाँ है, देखो, इस पर झाग ये लिखा है। ये निश्चित रूप से वह नहीं है। ये बीजिंग रेडियो स्टेशन का झाग ये होना चाहिए। तो फिर पुरस्कार प्रमाण पत्र में यह नाम क्यों है? ये सही नहीं है। ट्रॉफी भी यही है, इस पर झाग ये भी उत्कीर्ण है। कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि ट्रॉफी पर भी झाग ये लिखा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? शिक्षकों, यह मेरे लोगों की गलती हो सकती है। क्यूपिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अभी मंच के पीछे मेरे एक स्टाफ सदस्य ने कुछ पानी गिरा दिया और पुरस्कार प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया जा सका। गिरने से ट्रॉफी भी टूट गई, इसलिए मैंने उन्हें निर्माता से एक अतिरिक्त सामान दिलवाया, लेकिन उन्होंने नाम गलत सुन लिया होगा। झाग ये और झाग ये काफी एक जैसे लगते हैं। आपका इससे क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर हम पुरस्कार कैसे प्रदान करेंगे? सभी नाम झाग ये के रूप में लिखे गए हैं, तो क्या हमें इसे अभी प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं? इस समय बीजिंग रेडियो स्टेशन के स्टेशन प्रमुख ने उनकी बातचीत को बाधित किया। भले ही यह गलत है, फिर भी इसे झाग ये को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये जूरी द्वारा तय किया गया था, तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं? एक बूढ़े जज ने उसकी ओर देखा। हमने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, तो हम इसे वापस कैसे ले सकते हैं? डिप्टी स्टेशन हेड जिया को पता था कि झाग ये को ये सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार मिलना था, क्योंकि वह स्टेशन हेड के पुराने युद्ध साथी का इकलौता बेटा था। इसलिए उन्होंने कहा, चूंकि यह जूरी स्टाफ द्वारा की गई गलती है, इसलिए हमें इसकी वजह से हमारे स्टेशन के नवागंतुक पुरस्कार विजेता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये झाग ये के लिए बहुत अनुचित होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। निष्पक्षता, जब वे झाग ये को नामांकन देने से इनकार कर रहे थे, तो उन्होंने निष्पक्षता के अर्थ के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब इसका असर उनके अपने हितों और संबंधों पर पड़ा, तो उन्होंने निष्पक्षता के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया। पुराने जज उनके लहजे से बहुत नाखुश थे। योग्यता के मामले में वह सकल में एक पुराना अनुभवी था और स्टेशन प्रमुख और उप स्टेशन प्रमुख जिया से एक ग्रेड अधिक वरिष्ठ था। क्या झाग ये भी आपके रेडियो स्टेशन से नहीं है? उप स्टेशन प्रमुख जिया ने स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी तरह से यह झाग ये नहीं हो सकता। इसे झाग ये ही होना चाहिए। 5 न्यायाधीशों में से एक युवा न्यायाधीश ने उप स्टेशन प्रमुख जिया की ओर घूरकर कहा, कृपया अपना स्वर धीमा रखें और हमें फिर से न डराएं।
अब जब हम चर्चा कर रहे हैं कि मामले को कैसे सुलझाया जाए, तो क्या हमें इतना हंगामा करने की हद तक पहुंच जाना चाहिए? झांग ये और झांग ये दोनों आपके रेडियो स्टेशन के कॉमरेड हैं। मुझ पर झांग ये की कुछ छाप है। अगर मुझे सही से याद है तो उसके नतीजे झांग ये से कहीं बेहतर है ना? इसलिए यह आपके रेडियो स्टेशन के लिए बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। जज का स्वर बदल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इरादा गलती को सुधारे बिना ही छोड़ देने और उसका सर्वोत्तम लाभ उठाने का था। दरअसल झांग ये को उनके द्वारा चुना गया था। 5 में से 4 वोट झांग ये को दिए गए, जबकि एक ने भाग नहीं लिया। सामान्य परिस्थितियों में जूरी निश्चित रूप से रेडियो स्टेशन के विचारों का सम्मान करेगी, लेकिन अब समस्या ये थी कि परिस्थितियां अब सामान्य नहीं थी। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सभी गलत थे और यहां तक कि मेजबान ने भी गलत नाम की घोषणा की थी। इस स्थिति से निपटना आसान नहीं था, और जब गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स का सीधा प्रसारण होने वाला था तो उनके पास झांग ये के लिए एक नई ट्रॉफी बनाने का समय कहां था। लेकिन थाना अध्यक्ष ने लंबा चेहरा बनाते हुए कहा। पुराने न्यायाधीश ने कहा, हम इस पर विचार करेंगे। क्या जो लोग शामिल नहीं हैं वे कृपया अपनी सीटों पर लौट सकते हैं? स्टेशन प्रमुख कुछ बातें नहीं कह सकते थे, इसलिए उप स्टेशन प्रमुख जिया ने ये कहने का फैसला किया, इस झांग ये में एक चरित्र समस्या है, इसीलिए हमारे स्टेशन ने उसकी अनुशंसा नहीं की। वह निश्चित रूप से इस पुरस्कार को जीतने के लायक नहीं है। चूंकि उनकी आवाजें थोड़ी तेज थी और झांग ये सामने वाले क्षेत्र में बैठा था और काफी करीब था, वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि उप स्टेशन प्रमुख ने क्या कहा। क्या मुझे चरित्र संबंधी कोई समस्या है? मैं इस ट्रॉफी के लायक नहीं हूं। झांग ये अत्यधिक क्रोध से हंसे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये तथाकथित नेता बिना किसी उचित कारण के न केवल उसे कुचल देंगे और उसे एक तरफ धकेल देंगे, बल्कि वे अब उस पर दाग भी लगा देंगे। पुराने न्यायाधीश ने झांग युवानकी की ओर देखा, जो अभी भी मंच पर मुस्कुरा रहे थे और मेजबान के साथ बातचीत कर रहे थे। उप स्टेशन प्रमुख जिया की आंखों में देखने से पहले, चरित्र की समस्या हमारी जूरी द्वारा झांग ये के नामांकन के लिए एक अपवाद बनाया गया था। क्या आप हमारी जूरी के स्तर पर सवाल उठा रहे हैं या आप हमारी जूरी की बुनियादी विशिष्ट क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? ये देखकर कि वे अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसने हाथ हिलाकर बात रोक दी। मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें कृपया चले जाना चाहिए। आसपास बड़ी बहन जो सुनने के लिए अपने कानों पर दबाव डाल रही थी, वे क्या कह रहे हैं? एक लिटरेचर चैनल के युवा संपादक ने कहा, मुझे लगता है कि वे कह रहे थे कि ट्रॉफी गिरने से टूट गई और उन्होंने गलत लिखा। मैंने बस इतना ही सुना। झांग ये के कान स्वाभाविक रूप से अच्छे थे, इसलिए वह उनसे अधिक सुनता था। दोनों स्टेशन प्रमुखों ने जो कहा उसमें से एक भी शब्द उन्होंने नहीं छोड़ा था। ट्रॉफी बिखर गई, कोई आश्चर्य नहीं, तो ये गलत लिखा गया। हे मैं समझ गया। झांग ये और झांग ये काफी समान है। अंततः सभी को समझ आ गया। इतने समय के बाद यह एक भूल थी। भूल। इस समय झांग ये अंततः समझ गया। उसने शुरू में सोचा था कि लकी ब्रेड अप्रभावी थी क्योंकि उसने कोई प्रभाव नहीं देखा था। वास्तव में यह अप्रभावी नहीं था, लेकिन यह उसकी जानकारी के बिना हुआ था। उन्हें यकीन था कि ट्रॉफी का टूटना, पुरस्कार प्रमाण पत्र का खराब होना और नाम गलत लिखा होना निश्चित रूप से वे प्रभाव थे जो लकी ब्रेड ने उन 5 मिनटों में दिए थे। यदि नहीं, तो ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। सारी गलतियां एक ही समय में एक साथ हो रही हैं। यदि यह एक संयोग था तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण था। झांग ये ने चुपके से अपनी गेम रिंग को छू लिया। आपने निश्चित रूप से इस बार मेरी बहुत मदद की। वांग जियाओमी ने झांग ये की ओर देखा जो 2 सीट दूर था। शिक्षक लिटिल झांग, मुझे अभी भी नहीं पता कि आपने कौन सा जादू इस्तेमाल किया। ऐसा भी हो सकता है। वांग जियाओमी ने वह कह दिया जो सबके मन में था। ये सही है, ऐसा भी हो सकता है। आप इसके साथ वापसी भी कर सकते हैं। स्टेशन में अपने समय के दौरान झांग ये को कभी भी सहजता का अनुभव नहीं हुआ था। उनके आते ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। उनकी कभी सराहना नहीं की गई। बाद में उसने नेता को नाराज कर दिया और नेता ने उसका दमन कर दिया। ये कहा जा सकता है कि वह चरम सीमा तक लड़खड़ा गया। हालांकि जिसने सभी को अवाक कर दिया कि तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद झांग ये को कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। वह अपने सामने आने वाली हर कठिनाई और समस्या से निपटने में कामयाब रहे और स्थिति को बचाया। वह धर्मात्मा था। उन्हें यकीन था कि इस बार झांग ये जरूर अपना चेहरा जमीन में गाड़ देगा, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा। वह अपने नाम की घोषणा इस तरीके से करवाने में कामयाब रहे कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। बड़ी बहन जो ने दिल से हंसते हुए कहा, हमारा छोटा झांग भाग्य से भरा है। पिछली पंक्ति में तियान बिन और उसकी पत्नी ने ये सुना। वे सोच रहे थे, कैसा सौभाग्य। वह तो और भी अधिक दुर्भाग्यशाली था। जिसने भी अपने आप को उसके साथ कलंकित किया वह दुर्भाग्यशाली होगा। कार्यालय में घटी घटनाओं का विचित्र क्रम अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। यह इस स्थिति के समान था। संयोग ने लोगों को किया निःशब्द। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि झांग ये ने सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीता है, क्योंकि जूरी ने अपना संकेत नहीं दिया था, इसलिए कोई भी परिणाम का अनुमान नहीं लगा सका। जैसे ही जिया यान ने उससे बात की और उसके साथ गई, झांग ये का चेहरा सख्त हो गया। थानाध्यक्ष व उपथानाध्यक्ष को वापस भेज दिया गया।
वे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे रहे। वे जूरी में मौजूद लोगों को बिना पलक झपकाए घूरते रहे। ये केवल झांग यी को पुरस्कार न मिलने के बारे में नहीं था, इसका संबंध उनके बीजिंग रेडियो स्टेशन के चेहरे से भी था। हालांकि झांग ये उनके स्टेशन से थे, लेकिन उन्हें उनके द्वारा नामांकित नहीं किया गया था। जिस नवागंतुक को उन्होंने छोड़ दिया था उसे सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीतने दें। रेडियो स्टेशन के कुछ नेता इतनी बड़ी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये सिर्फ चेहरे पर कालिख नहीं थी, ये चेहरे को रौंदना था, वह प्रकार जो रौंदने के लिए पैरों का प्रयोग करता था। वे सभी जूरी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। जूरी अभी भी तत्काल विचार कर रही थी और उसने अपना मन नहीं बनाया था। हालांकि कुछ मिनटों के बाद कुछ अतिथि और दर्शक इंतजार नहीं कर सके। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, न ही उन्हें इसकी परवाह थी कि कोई समस्या है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि पुरस्कार किसने जीता। क्या बिल्ली है? क्या वे अभी भी पुरस्कार बांट रहे हैं? जल्दी करो, बहन झांग बहुत देर से वहां इंतजार कर रही है। कुछ न्यायाधीशों और स्टाफ सदस्यों ने अपना आदान प्रदान रोक दिया। उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों का अर्थ ये लग रहा था कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। एक स्टाफ सदस्य तुरंत पोडियम की ओर भागा और मेजबान झांग हुओ से फुसफुसाया। झांग हुओ ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसके होंठ हिल रहे थे, बिना किसी को पता चले कि उसे क्या कहना है। फिर उन्होंने अपना माइक्रोफोन उठाया। इंतजार के लिए क्षमा करें, मैं इस पुरस्कार की फिर से घोषणा करूंगा। झांग ये ने गहरी सांस ली। झांग ये प्रत्याशा से भरा हुआ दिखाई दिया। बड़ी बहन झो और आंटी सन दोनों ने अपनी मुट्ठियां मारी। स्टेशन प्रमुख और उप स्टेशन प्रमुख जिया के चेहरे गंभीर दिख रहे थे। इस नतीजे से कई लोगों के मन में काफी नाराजगी थी। झांग हुओ एक पल के लिए चुप रहने के बाद उन्होंने घोषणा की, इस साल के सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार के विजेता बीजिंग रेडियो स्टेशन के झांग ये। अध्याय 77 यूनिट और नेताओं को धन्यवाद देने के लिए एक कविता। यह अभी भी झांग ये था। पुरस्कार प्राप्तकर्ता वही रहा। तुरंत झांग ये का चेहरा जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत हो गया। थानाध्यक्ष और उपथानाध्यक्ष के हाव भाव उनसे बहुत भिन्न नहीं थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर आग की एक धारा जल रही थी जिसे वे बाहर नहीं निकाल सकते थे। झांग यी को स्पष्ट रूप से पहले ही चुना गया था। यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसका निर्णय बहुत पहले ही कर लिया गया था। यह बेवजह झांग ये का पुरस्कार क्यों बन गया? क्या बिल्ली है? इसका अर्थ क्या है? ऐसी हास्यास्पद स्थिति कैसे हो सकती है? दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति अलग थी। जियाओ वेंग को चिल्लाते हुए सुना गया, शिक्षक झांग, ये वास्तव में आप हैं। इस बार ये वास्तव में आप हैं। वांग जियाओमी ने बधाई दी, बधाई हो। भले ही यह पहले एक भूल थी, अब जब जूरी ने परिणाम नहीं बदला तो यह वास्तविकता बन गई है। सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड के साथ आपके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। यह एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। ये किसी नौसिखिए के लिए सर्वोच्च सम्मान और योग्यता है। खूबसूरती से किया। बड़ी बहन झो ने झांग ये की पीठ पर जोरदार प्रहार किया, यहां तक कि स्वर्ग ने भी आपकी मदद की है। केवल झांग ये जानता था कि यह स्वर्ग के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने स्थिति को उल्टने के लिए गेम रिंग का उपयोग किया था। स्टेशन प्रमुख अपनी सीट से उठे और जूरी के लोगों को घूरने लगे। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अपनी आंखों से अपना गहरा असंतोष व्यक्त करने में कामयाब रहे। डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने भी हैंड रेस्ट पर जोर से पटक दिया। जूरी के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके पास पहले से ही एक परिणाम था। झांग ये ने दोनों नेताओं के कार्यों पर ध्यान दिया। इस बिंदु तक स्टेशन के नेताओं का उसके प्रति अभी भी वही रवैया था। वे उसे वह थोड़ा सा सम्मान भी नहीं देना चाहते थे जिसके वह हकदार थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने झांग ये को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार उसने इसे समझ लिया। तो क्या हुआ अगर उसने कड़ी मेहनत की? तो क्या हुआ अगर उसने सेंट्रल रेडियो स्टेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो क्या हुआ अगर वह अपने चैनल की श्रोता रेटिंग में प्रथम स्थान पर आ गया? तो क्या हुआ अगर उसने सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीता? स्टेशन प्रमुख और उप स्टेशन प्रमुख जिया कभी भी उसके जैसे छोटे व्यक्ति पर अच्छी नजर नहीं डालेंगे। उन्होंने अपने परिणामों में झांग ये के महान योगदान को मान लिया था। झांग ये ने अपने कार्यों का उपयोग एक किंवदंती बनाने के लिए किया था, और यहां तक कि स्टेशन से अपने कॉपीराइट के लिए कोई भी मुआवजा नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह उनसे अपेक्षित था, और बदले में मूल रूप से एक पैसा भी खर्च किए बिना उनके कॉपीराइट को लूटने की कोशिश की। और यदि उसने यह उन्हें नहीं दिया तो उसे धमकाया जाएगा, पद से हटा दिया गया, नामांकन नहीं दिया गया। वे अपनी हरकतों और चेहरों से इतने बदसूरत थे कि अमानवीय लगते थे। यह ऐसा था जैसे झांग ये उन पर बकाया हो। वे झांग ये को उसकी खूबियों के लिए कभी याद नहीं रखेंगे। वे कभी भी उसके परिणामों की परवाह नहीं करेंगे। उन्हें बस इसी बात की परवाह थी। ये काफी दुखद था। झांग ये का दिल पहले से ही पूरी तरह से ठंडा था। उसके मन में क्रोध की लहर फूट पड़ी। उसने अपनी यह भावना बहुत पहले से ही जमा कर रखी थी। वह इसे और अधिक नहीं दबा सका। क्या मैं शिक्षक झांग ये को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? झांग हुओ मुस्कुराया। झांग ये ने अपने कपड़े ठीक किए और आगे बढ़कर कहा, धन्यवाद। झांग युवानकी ने आज नाइट गाउन पहना हुआ था।
ये बैंगनी था। उसकी चिकनी पीठ का एक बड़ा हिस्सा सामने आ गया। सफेदी विशेष रूप से आकर्षक थी। उसने एक स्टाफ सदस्य से ट्रॉफी ली और एक सौम्य मुस्कान और आंखों के साथ, कोई भी स्वर्गीय रानी के सामान्य उदासीन स्वभाव को नहीं कह सका, शिक्षक झांग बधाई हो। धन्यवाद शिक्षक झांग। झांग ये ने स्वर्गीय रानी के हाथों से ट्रॉफी ले ली। यह पुरस्कार पाना आसान नहीं था, लेकिन क्या यही इसका अंत था? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ था। झांग हुओ ने माहौल को संजोया। जैसा कि कहा जाता है, खुशी की राह असफलताओं से भरी होती है। शिक्षक झांग को इस वर्ष का सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार प्राप्त करने में सबसे अधिक समय लगा। हुर हुर। दर्शकों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, कुछ लोग शिक्षक झांग को नहीं जानते होंगे या वे उनसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं कुछ कहूं तो मुझे यकीन है कि बहुतों को पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले मध्य शरद ऋतु कविता सम्मेलन में ये शिक्षक झांग ही थे जिन्होंने सभी प्रकार के कुलीनों को हराया और पूरे सभागार को एक श्वेत गेटअप से चौंका दिया। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है। तो यह वही था। काफी कम संख्या में लोग प्रबुद्ध थे। झांग हुओ ने परंपरा के अनुसार काम किया और झांग ये के खंडों को प्रस्तुत करना शुरू किया। दूसरों के लिए यह आसान था क्योंकि वे कुछ शब्दों के साथ समाप्त हो जाते थे, लेकिन झांग ये का भाषण वास्तव में बहुत लंबा था। शिक्षक झांग ने पहले लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज और ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब की मेजबानी की थी। उन्होंने कई उत्कृष्ट कृतियों को जन्म दिया, जैसे घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट, लिटिल बन्नीज बी गुड, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स और द विजार्ड ऑफ ओज। और वे सभी शिक्षक झांग की मूल रचनाएं थीं। वह वही थे जिन्होंने घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट लिखी थी। यहां तक कि लिटिल बन्नीज बी गुड भी उनके द्वारा बनाया गया था। पवित्र तारांकन 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 तारांकन। अगर आपने यह नहीं कहा होता तो मुझे नहीं पता होता, लेकिन जिस क्षण आपने ये कहा, यह वास्तव में भयावह है। ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत अद्भुत है। ये कुछ नहीं है। क्या ये केवल अभी समझ में आया है? ध्यान दें कि सबसे प्रसिद्ध फ्लाइंग बर्ड एंड फिश उनके द्वारा लिखी गई थी। मैंने ये कविता सुनी जिससे एक जान भी बच गई। मैं भी इस व्यक्ति को जानता हूँ। मुझे विशेष रूप से द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रेल पसंद है। ये बहुत आक्रामक है। इन योग्यताओं के साथ वो गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार पर इतना विवाद क्यों था? यदि उन्हें यह नहीं मिला तो और कौन इसे प्राप्त कर सकता है? क्या न्यायाधीश अंधे हैं? कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना था, जबकि उससे भी अधिक लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके बारे में पहली बार सुना था। ये सब सुनने के बाद कई लोग झांग ये की उपलब्धियों से आश्चर्यचकित रह गए। झांग हुओ ने आगे कहा, मुझे यकीन नहीं है कि शिक्षक झांग अपने साथ एक स्वीकृति भाषण लाए हैं या नहीं। मुझे याद है कि मिड ऑटम पोएट्री मीट की मेजबानी भी मेरे द्वारा की गई थी और शिक्षक झांग ने जो स्वीकृति भाषण दिया था उसे केवल कला के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये कविता के प्रति उनकी प्रतिभा जितनी ही अच्छी है। चूंकि वे सहकर्मी थे, झांग हुओ भी उसे जानता था, इसलिए उसने और भी बहुत कुछ जोड़ा। यह उसके तनाव को कम करने के लिए भी था, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण अवसर पर था, इसलिए झांग हुओ जैसा वरिष्ठ भी सहज महसूस नहीं कर सका। झांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि शिक्षक झांग हुओ ने मेरी कविताओं का उल्लेख किया है, तो मैं अपने स्वीकृति भाषण के लिए एक कविता का उपयोग करूंगा। झांग हुओ ने हंसते हुए कहा, तब ये हमारे कानों के लिए एक सुखद अनुभव होगा, हमारे लिए पहली बार आपका नया काम सुनना। समाप्त होने के बाद वह पीछे हटे और झांग ये को मंच दिया। झांग युवानिकी भी नीचे चले गए। वह पहली पंक्ति में बैठकर सुन रही थी। झांग ये ने अपने सामने माइक्रोफोन स्टैंड को छुआ। मैं वास्तव में आज कुछ भी नहीं कहना चाहता था। मैं इस अवसर और सेटिंग का उपयोग स्टेशन के प्रबंधन को धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूं जिसने मेरी मदद की। हमारे बीजिंग रेडियो स्टेशन के स्टेशन प्रमुख और हमारे रेडियो स्टेशन के उप स्टेशन प्रमुख जिया। मेरे नेताओं के मजबूत समर्थन के बिना आज का झांग ये नहीं होता। नीचे जब डिप्टी स्टेशन हेड जिया ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, कम से कम आप एहसान की सराहना करना जानते हैं। हालांकि स्टेशन प्रमुख ने झांग ये पर नजर तक नहीं डाली। शुरू से अंत तक झांग ये ने उसकी आंखों में प्रवेश नहीं किया था। जिया यान ने उसके दिल में ठहाका लगाया। उसने झांग ये की ओर देखा। ये भी कहें कि आपको थानाध्यक्ष और उपथानाध्यक्ष से मदद मिली। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि गांठ को कैसे चूमना है। अब आप नेता के साथ अच्छे संबंध रखने का महत्व जानते हैं। बहुत देर हो चुकी है। आपके लिए एक पुरस्कार प्राप्त करना जो आपको नहीं मिलना चाहिए, इसे एक दुर्घटना माना जाता है। नेता तुम्हें जाने नहीं देंगे। वह आपसे बदला लेना जरूर याद रखेगा। झांग ये स्टेशन प्रमुख का करीबी व्यक्ति था। तुमने उसका पुरस्कार चुराने का भी साहस किया। अब चूसने की कोशिश में बहुत देर हो चुकी है। बड़ी बहन झो ने आश्चर्य से कहा, छोटी झांग क्या कह रही है? ऐसा नहीं लगता कि लिटिल झांग क्या कहेगा। रवि आंटी को भी आश्चर्य हो रहा था। तियान बिन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, वह स्थिति से मजबूर हो गया है। एक निश्चित दृष्टिकोण से लिटिल झांग परिपक्व हो गया है। The old editor sighed indeed. है, this is also a chance to reconcile relations. Little Zhang is still quite smart. He knows that this situation is not a time for private emotions.
पूर्व में सेंट्रल टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम निर्माता भी मंच से बाहर थे। उन्हें काम के लिए बीजिंग टेलीविजन स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स के लिए आमंत्रित किया गया था। ओल्ड हु, ये वह नवागंतुक है जिसकी आपने अनुशंसा की थी। हाँ, वह झांग ये है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक। उनका लुक बिल्कुल सादा है। आप चाहते हैं कि वह आपके सेगमेंट का मेजबान या अतिथि बने। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। मैं लोगों के बारे में निर्णय लेने में शायद ही कभी गलती करता हूँ। ऐसी प्रतिभा 100 साल में भी नहीं मिलती। क्या वह जल्द ही कोई कविता नहीं सुनाएगा? अच्छी तरह से सुनो, देखें कि क्या मेरा मूल्यांकन गलत है। हु फेई ने झांग ये को बढ़ावा देना शुरू किया। बहन झांग, क्या आप इस झांग ये को जानती हैं? पहली पंक्ति में एक युवा जज धीरे से बोला। झांग युवानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता। फिर आपने उसे अतिरिक्त नामांकन क्यों दिया? युवक हैरान था। झांग युवानकी ने कहा, मैंने पहले उनकी सी मी और नॉट कविता देखी है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी है। युवा जज प्रबुद्ध हो गए। मैं समझ गया। इस व्यक्ति की कविताएं वास्तव में असाधारण है। मैंने सी मी और नॉट नहीं देखी है, लेकिन श्वेद याओ गेट अप मेरे हाथों में पड़ने वाले एक अनमोल रत्न की तरह थी। एक अन्य बुजुर्ग जज ने कहा, देखते हैं आज वह कौन सी कविता सुनाएंगे। मैंने उनकी ए जनरेशन के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन के लोगों के उस समूह के साथ कुछ समस्याएं थी। इन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के अलावा अन्य लोग इसके लिए उत्सुक नहीं थे। नेताओं को धन्यवाद। ऐसे स्वीकृति भाषण में क्या अच्छा है? ये सही है, ये सोचना कि उसने अपने नेताओं को धन्यवाद देने के लिए एक कविता भी लिखी थी। क्या गधा चूमने वाला है? वह बहुत अधिक गधा चूम रहा है। आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम में सभी लोग हैं। आप नेताओं के अलावा किसे धन्यवाद दे सकते हैं? अन्य प्रांतों के कई रेडियो और टेलीविजन स्टेशन समकक्षों ने इसे खारिज कर दिया। कुछ लोगों ने चुपचाप झांग ये को गधा चूमने वाला कहकर डांटा भी। हर कोई चर्चा कर रहा था। हालांकि झांग ये विचलित नहीं हुए। इस माहौल में जो विशेष रूप से शांत नहीं था, इस मंच पर जहां कुलीन वर्ग और नेता एकत्र थे, झांग ये ने एक कविता सुनाई। ये कविता मैं अपने स्टेशन के नेताओं के साथ साथ बीजिंग रेडियो स्टेशन को वापस लौटा रहा हूं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और सिखाया। सभी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक और आदरपूर्वक सुना। झांग ये ने अपनी भावनाओं को समेटने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी कविता की पहली पंक्तियों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनकी आरंभिक अभिव्यक्ति मजाकिया हंसी की थी। यह मृत पानी का एक धूमिल तालाब है, जहां कोई भी हवा लहर नहीं उठा सकती। कोई धातु के टुकड़े और बचा हुआ भोजन भी फेंक सकता है। मृत पानी। इसके अलावा मृत पानी का एक धूमिल तालाब। ये कौन सी आधुनिक कविता थी? क्या आप आश्वस्त हैं कि यह नेताओं और इकाई को धन्यवाद देना है? कई लोग कानाफूसी करने लगे। उनमें से कुछ तो इसके आसपास तक भी नहीं पहुंचे थे। झांग ये ने आगे कहा और उपहास किया, शायद धातु पन्ना में बदल जाएगी, जंग लगे डिब्बे आड़ू के फूलों में बदल जाएंगे, ग्रीस एक रेशमी धुंध बुन देगा और सांचा ऊपर उठकर गोधूली बादल बन जाएगा। मृत पानी को हरी शराब में किण्वित होने दें, जिसमें सफेद झाग मोती की तरह तैरता है। छोटे मोती खिलखिलाते हैं और बड़े मोती में बदल जाते हैं, फिर मच्छरों के काटने से टूट जाते हैं। आखिरकार शायद मृत पानी का एक धूमिल तालाब उचित है। यदि मेढक अकेले हो जाएं, तो वे उस स्थान पर संगीत ला सकते हैं। इस बिंदु पर पहुंचने पर झांग ये की अभिव्यक्ति अचानक ठंडे और क्रोधित रूप में बदल गई, क्योंकि उसकी आवाज तेज हो गई। यह मृत पानी का एक धूमिल तालाब है, जहां सुंदरता नहीं रह सकती। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा, कोई शैतान को भी इसकी खेती करने दे सकता है, और देखो वह कैसी दुनिया रचेगा। हर कोई अवाक रह गया। पूर्ण शांति और स्तब्ध भीड़ का सामना करते हुए झांग ये ने माइक्रोफोन गिरा दिया और अपनी कविता समाप्त करने के बाद अपनी ट्रॉफी पकड़े हुए चले गए। इस कविता को डेड वाटर कहा जाता था और इसे वेन यडुओ ने लिखा था। यह इस दुनिया में मौजूद नहीं था। झांग ये की दुनिया में इस कविता को सबसे प्रसिद्ध, डांटने वाली कविता और शाप देने वाली कविता माना जा सकता है। यह वेन यडुओ की कविता का मुख्य आकर्षण भी था। शुरू से अंत तक एक ही केंद्रीय विचार और विषय था, और वह था डांटना। और यह कविता हाई स्कूल शिक्षा पाठ्य पुस्तकों में भी छपी थी। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में उनके शिक्षक ने उन सभी को इसे सुनाने के लिए विशेष रूप से याद करवाया था। संभवतः कई अन्य स्कूलों के साथ भी ऐसा ही था, इसलिए झांग ये को इसे स्पष्ट रूप से शब्दशः सुनाने के लिए मेमोरी सर्च कैप्सूल का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये कविता बहुत प्रसिद्ध थी और वह इससे बहुत परिचित था। उसने खुशी से डांटा था। गाली देने से उसे लात लग गई। इतने लंबे समय तक दमित रहने के बाद झांग ये आखिरकार आज बहुत अच्छे मूड में थी। वह खुश था, अंदर और बाहर। अध्याय 78। स्टेशन लीडरों में से एक बेहोश हो गया। कविता पाठ किया गया। एक अतिरिक्त सेकंड रुके बिना झांग ये ट्रॉफी हाथ में लेकर सीधे मंच के पीछे चला गया। वह केवल अपनी पीठ और हजारों मेहमानों और न्यायाधीशों के आक्रोश को छोड़ गया। पवित्र तारांकन 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 तारांकन। ये कौन सी आधुनिक कविता थी? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका बीजिंग रेडियो स्टेशन डेड वाटर है? आपके रेडियो स्टेशन के नेता शैतान है।
नहीं, वाक्य को सकता से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं थी, उनका स्पष्ट मतलब यही था। इस प्रकार की कविता गहन नहीं थी। डेड वाटर को समझना बेहद आसान था। ये सही है, इसका उपयोग डांटने के लिए किया जाता था। क्या बकवास है? क्या ये तरीका बहुत ज्यादा अत्याचारी नहीं है? क्या ये व्यक्ति पागल है? वह ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वह यूनिट और अपने नेताओं को धन्यवाद नहीं देने जा रहे थे? ये सही है, मैंने भी इस पर विश्वास किया। हाँ, ये दिलचस्प होगा। हालांकि इसका सीधा प्रसारण नहीं किया गया है, लेकिन यह अभी भी सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार है। क्या उन्हें यकीन है कि ऐसा कहने से उन्हें परेशानी नहीं होगी? क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? क्या यह उनके नेता को मौत की हद तक अपमानित करना नहीं है? स्टेशन प्रमुख, क्या उन्होंने अपने स्वीकृति भाषण में उप स्टेशन प्रमुख जिया का उल्लेख नहीं किया? वह पहले से ही नाम बता रहे हैं। अय्या पवित्र तारांकन 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 तारांकन। मैं सचमुच अकारण नहीं आया हूं। मैंने अपनी यूनिट से 10 टिकटों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करके वास्तव में अच्छा काम किया। आप आमतौर पर ऐसी वीरतापूर्ण आधुनिक कविता कब सुनेंगे? ये कविता बहुत क्लासिक है। उसने बहुत बेरहमी से श्राप दिया, ये सोचने के लिए कि टेलीविजन और रेडियो स्टेशन प्रणाली में इतना क्रूर व्यक्ति है। झांग ये नाम मुझे याद आ गया है। हाँ, प्रभावशाली। मुझे माफी मांगनी होगी। मैंने जांग ये को गधा चूमने वाला होने के लिए डांटा भी था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना धन्यवाद होगा। ये था दर्शकों का नजरिया। चूंकि उन्हें इस मामले में कोई प्रत्यक्ष रुचि नहीं थी, हर किसी की मनस्थिति बस एक रोमांचक शो देखने की थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैसे नहीं थे। ये सुनकर बड़ी बहन जो का जबड़ा लगभग खुला रह गया। उसने खुद के माथे पर हाथ मारा और जोर से कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था। नेताओं और यूनिट को धन्यवाद, मेरे गधे। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे लिटिल झांग कहेगा। उसने कभी शक्तिशाली लोगों की चापलूसी की है। आप देखें, मुझे जैकपॉट मिल गया। झाओ गो झो। वह पहले से ही नहीं जानता था कि कैसे बोलना है। तियान बिन और उसकी पत्नी भी अचंभे में थे। जब झांग ये अपना धन्यवाद भाषण देने वाले थे तो उन्होंने सोचा था कि वह नेता के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे और जानते थे कि कैसे झुकना और धैर्य रखना है। लेकिन अगले ही पल जब झांग ये ने ऐसी कविता सुनाई तो वे समझ नहीं पाए कि झांग ये में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जियाओ वैंग ने चिंता के कारण अपने पैर पटक दिए। अब हम क्या करें? शिक्षक झांग ने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। केवल बड़ी मुसीबत, वांग शियाओमी ने कहा। छोटे झांग ने इस बार बहुत से लोगों को नाराज किया है। आंटी सन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन जिस तरह से उसने डांटा वह निश्चित रूप से गुस्सा निकालने के लिए अच्छा था। मैंने लिटिल झांग की अन्य कविताओं फ्लाइंग बर्ड एंड फिश या द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रेल को कभी नहीं समझा। मेरे पास ज्यादा सांस्कृतिक साक्षरता नहीं है। लेकिन आज का डेड वाटर मैं वास्तव में इसे समझ गया। ये बहुत अच्छा और आनंददायक लिखा गया है। क्या आप धातु के टुकड़े भी डाल सकते हैं? और बचा हुआ खाना। लिटिल झांग निश्चित रूप से स्टेशन से पूरी तरह निराश है। ये स्थान उसके लिए मृत जल के तालाब के समान है। बुरा संपादक समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। आप ये भी नहीं कह सकते। ये किस प्रकार का अवसर है? ये गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार है। उद्योग में शीर्ष पूर्ववर्ती शिक्षक हैं। वहां हेवनली क्वीन, अन्य टेलीविजन और रेडियो स्टेशन के कर्मचारी और कई दर्शक सदस्य हैं जो इस मंडली से नहीं है। छोटे झांग को डांट से लात लग सकती है, लेकिन बाद में क्या होगा? क्या वह अब भी स्टेशन पर काम करना चाहता है? वे पुरस्कार की बड़ी गलती के साथ आगे बढ़े और यह पहले से ही कोई छोटी समस्या नहीं थी। क्या कोई अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति पुरस्कार जीत रहा है? यह एक और अभूतपूर्व घटना थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने स्वीकृति भाषण के दौरान यूनिट और नेताओं को डांटने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। यह अब कोई अभूतपूर्व घटना नहीं रही। क्या तुम समझ रहे हो? यह ऐसा कुछ नहीं है जो भविष्य में घटित होगा। यह केवल एक बार होगा। जी हाँ, यह मामला बिल्कुल अभूतपूर्व था और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पुराने संपादक ने इसकी गारंटी देने का साहस किया, क्योंकि यदि वह कोई अन्य व्यक्ति होता तो कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं करता। जियाओ वैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। शिक्षक झांग का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। बड़ी बहन झो ने कहा, यह सही है। केवल छोटी झांग ही ऐसा करने की हिम्मत करेगी। कभी कभी मुझे सचमुच उससे ईर्ष्या होती है और मुझे ये लड़का और भी अधिक पसंद आता है। वह कुंद है। अगर वह खुश नहीं है तो डांटता है। जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो आपको मानसिक शांति महसूस होगी। आपको कभी भी उसके आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिटिल झांग के साथ सब कुछ प्रकाश में रखा गया है। वह कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। बुरे संपादक ने अवाक होकर कहा, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दूसरों को नहीं। हुफेई उन लोगों में से एक थे जिन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। झांग ये की कविता सुनने के बाद हुफी लगभग बेहोश हो गई। कुछ ही मिनट पहले वह अपने चैनल के निदेशक, जो उसके बगल में था, के सामने झांग ये की ओर से शेखी बघार रहा था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक सिफारिश की थी कि झांग ये उनके नए खंड में शामिल हो। कौन जानता था कि कुछ मिनट बाद झांग ये ने ऐसा किया था। निदेशक ने उसकी ओर देखा। शिक्षक हु, ये वह व्यक्ति है जिसकी आप अनुशंसा कर रहे हैं।
हूफी ने खांसी दी और झांग ये के लिए बोलने में मदद की। आइए अभी के लिए उसका गुस्सा एक तरफ रख दें। इस कविता को देखने से पता चलता है कि इसमें कोई खामी नहीं है। ये शुद्ध साहित्य है। निर्देशक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। आप निश्चित रूप से उसके लिए गलत को सही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह शुद्ध साहित्य है या नहीं, मैं केवल इतना जानता हूं कि वह कांटेदार है। हू फेई ने कहा, प्रतिभाशाली लोगों में एक दृष्टिकोण होता है। निदेशक ने कहा, लेकिन उनका रवैया बहुत विस्फोटक है। शुक्र है कि सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार एक आजीवन पुरस्कार है। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यदि नहीं तो उनके स्वीकृति भाषण में लिखी गई आधुनिक कविता से उनका पुरस्कार रद्द हो सकता था। इसके अलावा बीजिंग रेडियो स्टेशन भी हमारे बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के ही अधीन है। हम बहुत पहले विलय कर चुके हैं। उनके रेडियो स्टेशन को डांट कर क्या उसमें हम भी शामिल नहीं है? ओल्ड मुझे आपकी सिफारिश पर और विचार करने की जरूरत है। मैं आपको ये गारंटी देने का साहस करता हूं कि इस मामले के बाद झांग ये को संभवतः टेलीविजन और रेडियो स्टेशन व्यवसाय में हर कोई जानता होगा। कुछ लोग उनके साहसिक शब्दों के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अधिक लोग उन्हें किनारे कर देंगे। इंडस्ट्री में कोई भी उन्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इसे लगभग प्रतिबंध ही कह सकते हैं। हुर टिक टिक करता टाइम बम चाहने की हिम्मत कौन करेगा? यदि उसने किसी महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा किया तो उसका सामना कौन कर सकता था? हूफी ने दृढ़ता से कहा, भले ही वह कांटेदार हो, फिर भी मैं उसे चाहता हूं। उसकी साहित्यिक प्रतिभा को निश्चित रूप से दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत अफसोस की बात होगी। न्यायाधीशों पर झांग युवानकी ने मुस्कुराती आंखों से झांग ये को वहां से निकलते देखा। उसने कोई टिप्पणी नहीं की। युवा न्यायाधीश अवाक रह गया और उसके बाद कहा, ये कविता निश्चित रूप से ठीक है। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि झांग ये की सिफारिश झांग युवानकी ने की थी। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि झांग ये स्वर्गीय रानी को जान सकते हैं। अंत में यह अभी भी झांग युवानकी ही थे जिन्होंने नामांकन दिया था। उसे स्वर्गीय रानी का चेहरा देना पड़ा, क्योंकि वह शिक्षक झिंग और अन्य न्यायाधीशों की तरह नहीं था। उनके पास न तो अनुभव था और न ही उम्र। उसने झांग युवानकी के सामने उतावले होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उसकी पूर्ववर्ती थी। शिक्षक झिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और कोई आवाज नहीं की। बूढ़ा झिंग, हम क्या करें? एक महिला जज ने सलाह दी, क्या वह हमारे पुरस्कार प्रस्तुति मंच और जूरी का सम्मान नहीं कर रहे हैं? शिक्षक झिंग ने अपनी आंखें खोली। आइए एक तरफ रख दे कि कविता इस अवसर के लिए सही है या नहीं। बस इस डेड वाटर ने मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। मूल रूप से मेरा इस साल जूरी में शामिल होने का इरादा नहीं था। मैं पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं और मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यहां आने के लिए बहुत आभारी हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इस आधुनिक कविता के साथ मैं ये कहने का साहस करता हूं कि यह युवक निश्चित रूप से अपना नाम बनाएगा। कोई शैतान को भी इसकी खेती करने दे सकता है। और देखिए वह कैसी दुनिया रचेगा। मुझे ये देखने में बहुत दिलचस्पी है कि यह युवक ऐसी दुनिया कैसे बनाएगा। इस समय सबसे अधिक क्रोधित लोग रेडियो स्टेशन के नेता थे। यूनिट के स्टेशन प्रमुख का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पहले ही अपने पुराने साथी के बच्चे को इस साल का सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार देने का वादा किया था, लेकिन असफल रहे। इससे वह पहले से ही बहुत क्रोधित था। अब झांग ये एक फिनिशर मूव के साथ आया। ये चेहरे को कुचलना नहीं था, न ही चेहरे को रौंदना था, ये चेहरे को सजीव कुचलना था। एक के बाद एक पैर उनके चेहरे पर जोर से मारना। इतने सारे साथियों और पूर्ववर्तियों की उपस्थिति के साथ अन्य प्रसारण संस्थाओं के नेता भी मौजूद थे। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के नेता भी यहाँ थे। स्टेशन प्रमुख को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसने अपना सारा चेहरा खो दिया है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। आज से नहीं, कल की कोई आवश्यकता नहीं है। आज दोपहर को ही शायद ये बात सभी टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों तक फैल जाएगी। वह फिर कभी ऊपर कैसे देखेगा? एक ऐसे अधीनस्थ से डांट खाना जो सबसे निचले स्तर का नवागंतुक एंकर था, और फिर भी उसके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। झांग ये ने मंच पर माइक्रोफोन पकड़ रखा था। यदि थानाध्यक्ष ने कुछ कहा भी हो तो उसे कोई दूसरा सुन नहीं सका। लेकिन स्टेशन हेड फिर भी अच्छे थे। वह अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे। जो सबसे उल्लेखनीय था वह था डिप्टी स्टेशन हेड जिया। झांग ये उनके अधीन साहित्य चैनल में थे। चूंकि कॉपीराइट मामले पर उनका झांग ये के साथ विवाद था, यह उप स्टेशन प्रमुख जिया ही थी जिन्होंने उनके लिए इसे कठिन बनाने का निर्णय लिया। इसलिए इस बार झांग ये का प्रतिशोध स्पष्ट रूप से उसके लिए था। ये बकवास गुंडा। डिप्टी स्टेशन हेड जिया का चेहरा पहले से ही हरा था। ये वास्तव में हरा था। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। झांग ये के कारण वह गुस्से से मूर्ख बन गया था। उनके फेफड़े लगभग फटने ही वाले थे। अंत में शायद इसलिए कि उनका हृदय क्रोध सहन नहीं कर सका, उप स्टेशन प्रमुख जिया सांस की तकलीफ से पीड़ित हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह वास्तव में मर गया। उनके बगल में एक और उपथानाध्यक्ष तेज थे। डिप्टी स्टेशन हेड जिया की गर्दन अपनी सीट पर झुकी हुई देखकर उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। और जिया, और जिया, अय्या। उप स्टेशन प्रमुख जिया, कोई जल्दी आओ, कोई जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ,
कोई बेहोश हो गया, पहले उसकी नब्ज जांचो, जल्दी से देखो कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। यह तुरंत एक बड़ी गड़बड़ी बन गई। 7-8 लोग मदद के लिए इकट्ठे हो गए। अंत में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अपना मलबा रगड़ने के बाद उपथानाध्यक्ष जिया उठे। मंच के पीछे के एक कर्मचारी ने उनका रक्तचाप मापने में मदद की और वास्तव में वह ठीक थे। इस छोटे से प्रसंग ने लोगों को और भी निःशब्द कर दिया। डिप्टी स्टेशन हेड जिया को भी अपने अधीनस्थ को हेय दृष्टि से देखने की अनुमति देने में शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे वह बेहोश हो गए। उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से बदसूरत लग रहा था। झांग, रुको और देखो। स्टेशन प्रमुख ने इस मामले का उपयोग 5 न्यायाधीशों से बात करने के लिए किया। शिक्षकों, मैं झांग ये से सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार वापस लेने का सुझाव देता हूं। इस व्यक्ति ने बकवास बात की और अपनी संगठन इकाई को बदनाम किया। उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सबसे योग्य पुराने न्यायाधीश और झेंग ने अन्य न्यायाधीशों के साथ सरलता से चर्चा करने से पहले उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यह असंभव है। पुरस्कार दिया जा चुका है। चाहे वह गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार हो या सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार, वे आजीवन पुरस्कार है। पुरस्कार वापस लेने की कोई प्रक्रिया या नियम नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने आगे कहा, इस छोटे कॉमरेड का भाषण वास्तव में थोड़ा समस्याग्रस्त है। आपकी इकाई को शिक्षा और अनुशासनात्मक मामलों को स्वयं संभालना चाहिए। लेकिन सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड। डिप्टी स्टेशन हेड जिया गुस्से से घबराकर उठ खड़ा हुआ। एक अन्य युवा न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा, पुरस्कार वापस नहीं लिया जाएगा। नियम तो नियम है। खैर, आइए अगली पुरस्कार प्रस्तुति शुरू करें। जल्दी करें और गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स के लाइव प्रसारण में देरी न करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अन्य सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कारों की घोषणा की गई, लेकिन उन पर ध्यान देने का मन किसी को नहीं हुआ। किसी को भी गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कारों की परवाह नहीं थी। झांग ये ने सारी सुर्खियां अपने आप ही चुरा ली थी। झांग ये ने एकल डेड वाटर से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। कुछ संवेदनशील पत्रकारों ने तब से पुरस्कार विजेताओं के नाम को भी नजरअंदाज कर दिया, इस बात की परवाह न करते हुए कि यह सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार किसका था। वे बस अपनी सीटों पर बैठ गए और एक पांडुलिपि टाइप करना शुरू कर दिया। इस मामले के बारे में तुरंत अपने कार्यालय को रिपोर्ट करने की तैयारी की। शिक्षक झांग ये, शाबाश। पत्रकार रोमांचित थे। उनके पेशेवर गुण निश्चित रूप से उन लोगों जैसे थे जो दुनिया को जलते हुए देखना चाहते थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि आप कितना बड़ा विवाद खड़ा कर देंगे, उन्हें डर था कि आप इतना बड़ा विवाद खड़ा न कर दें। क्या था विवाद का विषय? यह विवाद का विषय था एक स्वीकृति भाषण के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपने नेताओं को डांटने से ज्यादा दिलचस्प और ध्यान खींचने वाली बात क्या हो सकती है। इसके अलावा ये कोई सामान्य डांट नहीं थी। इसमें बिना किसी तकनीकी कौशल के अश्लीलता का प्रयोग नहीं किया गया। गाली देना एक अपमानजनक शब्द है। जब उल्लेख किया जाता है तो दूसरों की पहली धारणा इसकी गुणवत्ता की कमी होती है। लेकिन आज झांग ये ने सभी के क्षितिज को व्यापक बना दिया है। कोई भी व्यक्ति इतने निर्भीक और अनर्गल तरीके से दूसरों को डांट सकता है। दूसरों को डांटना कितना शिष्ट और सुसंस्कृत हो सकता है। यह पहली बार था जब उन्होंने इसे सचमुच देखा था। उन्होंने कुछ सीखा था। ये तो विद्वान थे। बिना चाकुओं के लोगों को मारना, अपने मुंह का इस्तेमाल करना, बिना मुंह के शपथ लेना, अपनी कविताओं का उपयोग करना। झांग ये ने आज एक विद्वान की उदात्त भावनाओं को दर्शाने के लिए डेड वाटर का उपयोग किया था। उन्हें अपनी कविताओं से दुनिया को हिला देने वाले कवि की अच्छी परंपरा विरासत में मिली थी। अध्याय 79। झांग ये कुख्याति का पर्याय। दोपहर, ग्रैंड थिएटर का हॉल। आयोजन स्थल के मेजबान शेष सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर रहे थे। अभी भी कुछ हंगामा हो रहा था, लेकिन झांग ये पहले ही कार्यक्रम स्थल और मंच के पीछे से जा चुके थे। रास्ते में झांग ये ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि थिएटर के बाहर स्टाफ ने झांग ये की कविता भी सुनी थी। उनमें से कुछ ने उन्हें तब भी देखा जब वे मंच के नीचे थे। अतः अब वहां ऐसा विचित्र दृश्य घटित हो रहा था। ओह, हे देखो, वह झांग ये है। तारांकन, ये लड़का बहुत बढ़िया है। स्टाफ के कुछ सदस्य उसे ऐसे घूरते रहे जैसे वह कोई भगवान हो। कुछ अन्य लोग जो स्थिति से अवगत नहीं थे, उन्होंने देखा कि भीड़ झांग ये को देख रही थी और जब झांग ये उनके पास से गुजरी तो उन्होंने सोचा कि वह कोई सुपरस्टार है। यह आवश्यक नहीं हो सकता है ना। वह बस साथ चल रहा है। हर किसी को उसे इतने अच्छे ढंग से विदा करने की क्या जरूरत है। वह कौन है? क्या आप नहीं जानते? आप पहले कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे? नहीं, मैंने पहले ही बाहर अपनी शिफ्ट संभाल ली थी। अरे, तो आप एक बेहतरीन शो देखने से चूक गए। जाकर एक कोने में पछताओ। हाँ, सभी की प्रतिक्रियाएं देखकर झांग ये को पता चल गया कि उसने आज कुछ ऐसा किया है जिसका बड़ा परिणाम होगा। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि उसकी शाप देने वाली कविता अनुचित थी। उन्होंने रेडियो प्रसारण उद्योग में बने रहने की अपनी संभावनाओं को खत्म कर दिया था। यही बात टीवी उद्योग के बारे में भी कही जा सकती है, खासकर बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के बारे में, जो बीजिंग रेडियो स्टेशन का सहयोगी स्टेशन है। झांग ये के अपशब्दों वाले भाषण से उन पर उसके बारे में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही हुफी ने उनसे वादा किया था कि अगर उन्होंने सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार जीता है
तो वह उनके नए कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कविता के बाद निमंत्रण रद्द कर दिया जाएगा। झांग ये ने अपने विचारों पर विचार किया था और यह स्पष्ट था कि वह बीजिंग टेलीविजन स्टेशन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वह सिर्फ शाप देना चाहता था। अगर मौका मिले तो वह ये सब दोबारा करेगा। आप ही वो लोग हैं जिन्हें मैं कोस रहा हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हूँ। मैं बस आपको एक स्थान पर रखना चाहता हूँ। मैं बस इंडस्ट्री के लोगों के सामने आपके बदसूरत चेहरों को उजागर करना चाहता हूँ, और कोई अन्य चीज। झांग ये को किसी अन्य चीज की परवाह नहीं थी। वह बस पहले अच्छा महसूस करना चाहता था। जिन्होंने उसे असहज किया वह उन्हें भी सहज नहीं होने देगा। ऐसा ही था। यह इतना आसान था। इसी समय झांग ये का फोन बजा। बहुत सारे लोग उसे बुला रहे थे, उसके नेता, उसके सहकर्मी और कुछ अन्य जिन्हें वह नहीं जानता था। वे शायद पत्रकार रहे होंगे। झांग ये ने बिना किसी अपवाद के उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वह अभी किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। जो किया गया वह किया गया, और जो डांटा गया वह डांटा गया। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह धीरे धीरे टहलते हुए एक रेस्तरां में गया और खाना खाया। रेस्तरां में एक टेलीविजन था और उसे बीजिंग टेलीविजन स्टेशन से जोड़ा गया था। गोल्डन माइक्रोफोन अवार्ड्स कार्यक्रम बस शुरू होने ही वाला था। पुरस्कार समारोह का प्रसारण समाप्त होने के बाद ही झांग ये ने बिल का भुगतान किया। इसके बाद वह बस से वापस बीजिंग रेडियो स्टेशन पहुंचे। दोपहर ग्रैंड थिएटर में जो सहकर्मी थे वे सभी वापस लौट आए थे। वे उन लोगों के साथ दिन की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे जो पुरस्कारों में शामिल नहीं हुए थे। उनके पास केवल आधे दिन की छुट्टी थी और दोपहर में काम था। ये सच नहीं है ना? बड़ी बहन जो, आप बस मजाक कर रही हैं, ठीक है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या शिक्षक लिटिल झांग अभी भी अपनी नौकरी चाहते हैं? जैसे ही उन्होंने शैतान के बारे में बात की, उसी क्षण झांग ये वापस लौट आया। जब उन्होंने ऑफिस में कदम रखा तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। बड़ी बहन जो ने जोर से कहा, छोटी झांग, आपने फोन का उत्तर क्यों नहीं दिया? झांग ये मुस्कुराए, मैंने यह नहीं सुना, मैं पहले दोपहर का भोजन कर रहा था। आप महान थे। बड़ी बहन जो ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद पूरे थिएटर का माहौल इतना जोश में आ गया था? आप इस बार सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड जीत रही हैं। ये कहा जा सकता है कि आपने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पहले गलती हुई, फिर आया डेड वाटर। आप किसी आश्चर्य से कम नहीं थे। आंटी सन ने कहा। डिप्टी स्टेशन हेड जिया इतने गुस्से में थे कि वह बेहोश हो गए। झांग ये ने पलकें झपकाई। वास्तव में ये सच है, जियाओ वैंग ने तुरंत कहा। उसकी गर्दन उसकी सीट पर टेढ़ी थी। हर कोई गड़बड़ी में था और उन्हें उसे पुनर्जीवित करना पड़ा। वह अब कैसा है? झांग ये ने पूछा। वह ठीक है। उन्होंने उसकी फिल्ट्रम पर चुटकी ली और वह ठीक हो गया। मुझे लगता है कि यह सदमा था, बड़ी बहन जो ने उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद शायद झांग ये की वापसी की खबर फैल गई थी। झाओ गुओझोउ बड़े कदमों के साथ पहुंचे। छोटे झांग, यहाँ आओ। देखो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ी की है, उसने डांटा। उन्होंने सीधे चेहरे से कहा, मेरे पीछे आओ। स्टेशन के नेता तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें खुद ही समझाओ। झांग ये ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पत्र निकाला और डेस्क पर रख दिया। नेता, यह मेरा त्यागपत्र है। मैं उन्हें यह नहीं समझाऊंगा, नहीं मैं समझा सकता हूं। मैं अब उनके लिए काम नहीं करूंगा। कृपया उन्हें कोई और ढूंढने दे जो बेहतर हो। इतना कहने के बाद झांग ये ने अपनी मेज पैक करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय से सेवारत कर्मचारी को यह परेशानी होगी, लेकिन झांग ये अभी भी परिवीक्षा अवधि में था। उनके इस्तीफे की प्रक्रिया बहुत सरल थी। झाओ गुओझोउ का चेहरा काला पड़ गया। आप जा रहे हैं? ऐसे ही। नेताजी, ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। झांग ये ने डिप्टी झाओ और अपने प्रत्येक सहकर्मी से बहुत ईमानदारी से कहा। उन्होंने कहा, यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे वर्तमान परिणाम आपकी, निदेशक झाओ और सहकर्मियों जियाओ वैंग, शिक्षक जियाओमी, बिग सिस झोउ, आंटी सन, शिक्षक फेंग आदि की मदद से नहीं हटाए जा सकते। हालांकि मैं सिर्फ 1 महीने से अधिक समय के लिए आया हूं, लेकिन मैं भी सभी से जुड़ गया हूं। जब तक यह अंतिम उपाय न हो, कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन हकीकत ऐसी ही है। सबने इसे पहले ही देख लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं जाना चाहता हूं, बल्कि स्टेशन मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, जबकि गिरते हुए फूल प्रेम की आशा करते हैं, हृदयहीन धारा एक तरफा प्रेम पर बड़बड़ाती है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, सूंघने के लिए कह रहा हूँ। झाओ गुओझोउ ने हताश होकर कहा, आप बहुत उतावले हैं। मैं उतावला नहीं हूँ निर्देशक। मैंने इस पर स्पष्ट रूप से सोचा है और इसे अच्छी तरह से समझता हूँ। झांग ये ने अपने सहकर्मियों की ओर देखा और गहरा प्रणाम किया। इतने समय तक सभी की मदद के लिए धन्यवाद। जियाओ फांग की आंखें लाल हो गईं। शिक्षक झांग, बड़ी बहन झो और आंटी सन भी अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकी। हम वास्तव में नहीं चाहते कि आप जाएं। हालांकि झांग ये के इस्तीफे से हर कोई आश्चर्यचकित नहीं था। स्टेशन के नेता ने झांग ये के साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया था और बहुत आगे बढ़ गए थे। कोई और होता तो वे भी पागल हो जाते। झांग ये मुस्कुराए। ये ठीक है, मौका मिलने पर हम दोबारा मिल सकते हैं। झाओ गुओझोउ ने ये जानकर आह भरी कि झांग ये ने अपना मन बना लिया है।
ठीक है, मैं आपके लिए कागजी कार्रवाई करूंगा। वह झांग ये को अपने कार्यालय में लाया। जब वे दोनों ही थे, झाओ गुओझोउ ने कहा, तुम्हें मेरे द्वारा इस व्यवसाय में लाया गया था और मैंने हमेशा तुम्हारी सराहना की है। अब ऐसी स्थिति में मैं भी काफी दोषी हूँ। लिटिल झांग, हाय, मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा जिससे तुम्हें अन्याय महसूस हुआ। झांग ये ने झट से कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे बोले हो। मैं इस दयालुता को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुझे पता है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। स्टेशन लीडर के निर्देशों के बावजूद तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी अगर भविष्य में कुछ भी हो तो बस मुझे बताओ। अगर मुझमें क्षमता है तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। झाओ गुओझोउ ने सुझाव दिया, आइए आज रात सभी के साथ आखिरी भोजन करें। झांग ये ने अपना हाथ लहराया, मुझे लगता है कि ऐसा न करना ही बेहतर है। मेरी स्थिति अब संवेदनशील है। मैंने पहले ही स्टेशन लीडरों को इस हद तक नाराज कर दिया है। अगर उन्हें पता चलेगा कि सभी ने मुझे भेज दिया है तो इससे सभी को परेशानी होगी। मेरे लिए अकेले जाना ठीक है। वह बहुत विचारशील था, अच्छे से आ रहा था, सादगी से जा रहा था। दोपहर, इस्तीफे की कागजी कार्रवाई हो चुकी थी। यूनिट से बाहर निकलते ही झांग ये ने अपना सामान गले से लगा लिया। संयोग से उसकी मुलाकात जिया यान और झांग ये से हुई, जो अभी वापस आए थे। दुश्मन मिलते ही लाल दिखने लगते हैं। जिया यान को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी, यू जा रहे हो। झांग ये ने उसे घूर कर देखा, मैं आज की बातों को याद रखूंगा और यह जीवन भर याद रहेगा। अगर हमें काम पर फिर से मिलने का अवसर मिला तो हम आपस में मिल लेंगे। झांग ये मुस्कुराए, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। जिया यान ने कहा, आप उनसे नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि उद्योग में कोई भी ऐसे व्यक्ति को चाहने की हिम्मत करेगा जो सार्वजनिक रूप से अपनी इकाई के नेता की निंदा करने की हिम्मत करेगा? झांग ये ने कहा, तो फिर इंतजार करें और देखें। इमारत पर एक आखिरी नजर डालने के बाद, जहां उन्होंने स्नातक होने के बाद अपनी पहली नौकरी की थी, झांग ये ने एक जटिल नजर डाली। हंसने के बाद वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। अब और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई शब्द नहीं छोड़ा। हालांकि अपने दिल में झांग ये ने खुद से कहा, बीजिंग रेडियो स्टेशन, मैं आपको यह साबित करने के लिए ठोस कार्रवाइयों का उपयोग करूंगा कि मुझे मजबूर करना आपका नुकसान है। जब भी तुम मेरा नाम सुनोगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने हर कृत्य पर पछतावा होने दूंगा। झांग ये, जिया यान और झांग ये ने स्टेशन के दरवाजे में प्रवेश किया। झांग ये चला गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि झांग ये को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। रेडियो स्टेशन से न केवल उन्हें प्रसिद्धि और परिणाम मिले, बल्कि उन्होंने अपना बायोडेटा भी मोटा किया और सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार भी जीता। हाथ में सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड ट्रॉफी के साथ निकलते हुए उन्होंने एक नवागंतुक के रूप में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो वह कर सकते थे। दूसरी ओर झांग ये के कारण स्टेशन को नुकसान हुआ था। वे उसकी डेड वाटर डांट से निष्क्रिय स्थिति में आ गए थे। ये कल्पना की जा सकती है कि भविष्य में रेडियो स्टेशन शांतिपूर्ण नहीं होगा। उन्हें इस भयानक स्थिति से किसी भी प्रभाव को कम से कम करने के लिए खुद को व्यस्त करना पड़ा। ये साथ ही झांग ये चला गया था, लेकिन वह अपने पीछे एक गड़बड़ छोड़ गया था। किसको फायदा हुआ? परिणाम स्पष्ट था, ऊन के लिए जा रहे हैं और ऊन काटकर घर आ रहे हैं। ये कुत्ते और उसके प्रतिबिंब जैसा था। स्टेशन प्रमुख और उप स्टेशन प्रमुख जिया को वास्तव में झांग ये की पिटाई से दर्द महसूस हुआ। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में एक नवागंतुक भी है जो झांग ये जैसे मुक्कों से पीछे नहीं हटेगा। कौन सा विद्वान? सार तारांकन। ये बहुत बड़ा गुंडा था। सभी ने झांग ये का सार पहले ही देख लिया था। डेड वाटर के बाद झांग ये का नाम इंडस्ट्री में मशहूर हो गया था, लेकिन निस्संदेह ये बदनामी थी। अखबार, गपशप, टैबलॉयड और ऑनलाइन वीडियो संभवतः सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में झांग ये के स्वीकृति भाषण पर रिपोर्ट करने लगे थे। आज से झांग ये का नाम रेडियो उद्योग में कुख्याति का पर्याय बन जाएगा। किंवदंतियों में घोड़ों को चलाने के प्रभारी एक देवता का नाम बोले था। मानव जगत में अच्छे घोड़े की पहचान करने वाले व्यक्ति को बोले भी कहा जाता है। कुछ अर्थों में ये कहने के समान है कि कोई व्यक्ति आपका प्रेरणा स्रोत कैसे है, लेकिन एक अलग तरीके से। अध्याय 80, ये विश्व की सेलिब्रिटी रैंकिंग। दूसरा दिन, शनिवार। ये शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा था, इसलिए तापमान ठंडा और सुखद था। आज विश्राम का दिन था, लेकिन भले ही यह सप्ताहांत न हो, झांग ये को लंबी छुट्टी लेनी पड़ी। रेडियो स्टेशन छोड़ने के बाद वह अब एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। फोन की घंटी बजी। झांग ये ने पहली बार इसे नहीं उठाया, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि फोन लगातार बजता रहा, जिससे झांग ये को सिरदर्द होने लगा। वह केवल जम्हाई ले सका और उसने मेज पर रखा सेल फोन पकड़ लिया। हेलो, ये कौन है? आपको क्या लगता है ये कौन है? यह माँ की आवाज थी। तुम अभी भी क्यों सो रहे हो? यह पहले से ही 9 जोड़ है, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यह क्या मामला है जो अखबारों में लिखा है? तुम्हारे जैसे सड़े हुए बच्चे ने अपने नेता को फिर से कैसे नाराज कर दिया? यदि आपने सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार लिया तो ऐसा ही हो, यह बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो आपके उद्योग को नहीं जानता, वह भी पुरस्कार के बारे में जानता है।
ये बहुत मूल्यवान है। लेकिन आपने अपने स्वीकृति भाषण के लिए क्या कहा? क्या आप अब भी अपनी यूनिट में काम करना चाहते हैं? झांग ये ने नींद से कहा, मैं नहीं चाहता। क्या कहा आपने? माँ चिंतित हो गई। मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया है। मेरा वेतन भी तय हो गया है। झांग ये ने अपनी माँ को बताया। माँ चिंता से क्रोधित थी। आखिरकार तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम अच्छा कर रहे हो। तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या तुम मूर्ख हो? वह बीजिंग रेडियो स्टेशन है, एक संस्था। भविष्य में आपको इससे बेहतर जगह कहाँ मिल सकती है? आपके रूप को कौन चाहेगा? झांग ये ने असहाय हंसी दी। माँ, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वहां रहने पर मेरा कोई भविष्य नहीं होगा। मुझे कुछ दिन आराम करने दो, उसके बाद मैं अन्य इकाइयों की तलाश करूंगा। माँ ने अस्वीकार कर दिया। नहीं, तुरंत अपना त्याग पत्र वापस ले लो। माँ, झांग ये समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। चिंता मत करो, मेरी अगली इकाई निश्चित रूप से इससे बेहतर होगी, और इसे बहुत बेहतर होना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल नहीं, माँ गुस्से में थी। हालांकि पिताजी की आवाज फोन पर आई। झांग ये ने उसे केवल हल्के से यह कहते हुए सुना, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? अब हमारे सभी रिश्तेदार जानते हैं कि मेरा बेटा रेडियो स्टेशन में एक छोटा सेलिब्रिटी है। उसके छोड़ने के बाद मैं भविष्य में डींगे कैसे मारता रह सकता हूँ? माँ काफी स्पष्टवादी थी। झांग ये खुश थी। ठीक है माँ, आइए इसे यहीं समाप्त करें। मैं फोन रख रहा हूँ। सेल फोन रखने के बाद वह फिर सो नहीं सका। वह उठा और कंप्यूटर चलाकर समाचार देखने लगा। वास्तव में कल ऑनलाइन सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार समारोह पर कई फोरम चर्चाएं हुई। झांग ये का वीवो अधिसूचना ध्वनियों की बौछार के साथ पागलपन से भरा हुआ था। मुझे ये डेड वाटर बहुत पसंद है। शिक्षक झांग ये का हर काम धरती हिला देने वाला है। हाँ, ये सुनना और देखना आनंददायक है। शिक्षक झांग ये भी पागल हो सकते हैं। बहुत व्यसनी, शापित, संस्थागत दुरुपयोग आजकल बहुत ज्यादा है। केवल शिक्षक झांग यही खड़े होने और बोलने की हिम्मत करते हैं। क्या आपने देखा कि शिक्षक झांग के वीवो का सत्यापन पूर्व बीजिंग रेडियो स्टेशन साहित्य चैनल प्रसिद्ध रेडियो होस्ट में बदल गया है? क्या शिक्षक झांग को निकाल दिया गया था? उन्हें निकाला नहीं गया था। मैंने अपने अंदरूनी दोस्तों को ये कहते सुना कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो क्या हुआ अगर वह छोड़ देता है? ऐसी डेड वाटर यूनिट से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक झांग, आपके पास अभी भी हम हैं। चाहे आप कहीं भी जाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। खूब कहा है। झांग ये का समर्थन के लिए फर्श पर लौटते समय सभी अंग हवा में ऊपर। एक एकल डेड वाटर ने लोगों के दिलों में आवाज उठाई है। हाँ, ये स्पष्ट रूप से डेड वाटर है जो धातु के स्क्रैप और बचे हुए भोजन से भरा हुआ है, फिर भी यह सुरुचिपूर्ण होने का दिखावा करता है। ये हमारी कई इकाइयों की स्थिति है। इसमें मौत की दुर्गंध है। शैतान इसे फैला रहा है। सोमवार को जब मैं काम पर था, मैं वास्तव में शिक्षक झांग ये की तरह बनना चाहता था, जो अपनी इकाई के नेता पर चिल्ला रहा था। कोई शैतान को इसे विकसित करने दे सकता है और देख सकता है कि वह किस तरह की दुनिया बनाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे पास अभी भी खिलाने के लिए एक परिवार है। मेरी नौकरी खोने की हिम्मत नहीं है। मेरे पास शिक्षक झांग ये की निर्भीकता और साहस नहीं है। इसलिए उस कविता को सुनने के बाद मैंने एक निर्णय लिया है। आज से मैं शिक्षक झांग ये का कट्टर प्रशंसक बन जाऊंगा और मृत्यु तक कभी नहीं बदलूंगा। मृत्यु जोड़ 1 तक कभी नहीं बदलेगा। मृत्यु तक कभी नहीं बदलेगा जोड़ 28। झांग ये के इस काम ने उन्हें बड़ी संख्या में सफेदपोश कार्यकर्ता प्रशंसकों को ऑनलाइन ला दिया था। डेड वाटर ऑनलाइन पूरी तरह से वायरल हो गया था। कविता न केवल अच्छी तरह से लिखी गई थी, विशेष पृष्ठभूमि ने इसे अतिरिक्त प्रसिद्धि दी। वह सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार समारोह था। इसने डेड वाटर को और भी अधिक प्रसिद्ध बना दिया क्योंकि लोगों को इसके बारे में बात करने में आनंद आया। वीबो फॉरवर्ड, फोरम क्लिक, समाचार पत्रों में प्रकाशन, पुरस्कार समारोह के प्रसारण का प्रसारण। झांग ये की लोकप्रियता एक बार फिर थोड़ी बढ़ गई थी। हो सकता है कि शकल के बाहर के लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अंदर से यह चौंकाने वाला था। इंडस्ट्री में बहुत से लोग झांग ये का नाम पहले से ही जानते थे। पहले देखी गई टिप्पणियां और उत्तर अधिकतर कल के थे। अचानक प्रशंसक झांग ये नंबर 1 फैन, जिसने झांग ये का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे एड किया। एक तस्वीर के साथ एक नया वीबो पोस्ट प्रकाशित किया गया था। वाह, सेलिब्रिटी रैंकिंग पर त्वरित नजर डालें। ईश्वरीय नंबर 1, क्या बात है। क्या मैंने कोई चित्र संलग्न नहीं किया? क्या आप इसे नहीं देख सकते? मैं इसे देख रहा हूँ। पवित्र तारांकन 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 तारांकन। शिक्षक झांग ये एक ही सूची सेलिब्रिटी बन गए हैं। क्या वह सच है? ये सचमुच सच है। बधाई हो शिक्षक झांग ये, तुम इसके लायक हो। हेबेई प्रांत के नागरिक अपनी बधाई भेजते हैं। नई ऊंचाई बनाने पर शिक्षक झांग को बधाई। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो केवल कविताएं लिखने और रेडियो कार्यक्रम बनाने से ही सूची सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें अपनी उंगलियों से गिन सकते हैं। निश्चित रूप से 20 से अधिक लोग नहीं हैं। बहुत बढ़िया। शिक्षक झांग प्रभावशाली हैं।
वे सभी बहुत जीवंत और उत्साहित थे। हालांकि जब झांग ये ने ये देखा तो वह भ्रमित हो गया। ई सूची सेलिब्रिटी रैंकिंग, क्या और क्या। झांग ये जानता था कि वह अभी भी इस दुनिया से अपरिचित है। उदाहरण के लिए उनकी पिछली दुनिया में सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार नहीं थे। इसलिए खुले दिमाग से उन्होंने सेलिब्रिटी रैंकिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया। यह देखकर वह चौंक गया। पवित्र तारांकन 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 तारांकन। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह किसी की निजी वेबसाइट या कोई मंच है, लेकिन जब उन्होंने वेबसाइट की आयोजन इकाई को देखा तो वह अवाक रह गए। यह समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण ब्यूरो था। यह एक आधिकारिक वेबसाइट थी। सेलिब्रिटी रैंकिंग के लिए भी आधिकारिक घोषणाएं की गईं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह नकली है। उन्होंने तुरंत वेबसाइट की सहयोगी इकाइयों की जांच की। वहां नेशनल राइटर्स एसोसिएशन, डायरेक्टर्स यूनियन, एडिटर्स एसोसिएशन, चाइना फिल्म ग्रुप कॉर्पोरेशन आदि थे। झांग ये जानता था कि यह नकली नहीं है। खोजों और पूछताछ की एक श्रृंखला के बाद झांग ये अंततः ये समझने में कामयाब रहे कि यह सेलिब्रिटी रैंकिंग क्या थी। इस रैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत किया गया था और यह न केवल घरेलू स्तर पर प्रभावी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका कुछ हद तक अधिकार था। जहां तक रैंकिंग मानदंड और विकल्पों का सवाल है, वे आंशिक रूप से मैन्युअल रूप से किए गए थे, लेकिन इसके एक बड़े हिस्से की गणना एक सांख्यिकीय सूत्र के माध्यम से की गई थी। यह दुनिया भर में मान्य था। किसी सेलिब्रिटी को उसकी समग्र क्षमताओं, प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर रैंकिंग देने के लिए पूरी दुनिया ने भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। यह किसी भी अन्य से भिन्न सर्वाधिक आधिकारिक था। झांग ये की दुनिया में मशहूर हस्तियों के लिए भी रैंकिंग थी। उदाहरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बी सूची सेलिब्रिटी या एक घरेलू एस सूची सेलिब्रिटी। लेकिन वहां इस रैंकिंग का कोई तय फॉर्मूला नहीं था, न ही ये निर्णायक थी। देखने वाले की नजर में ये सुंदरता थी। यह तभी गिना जाएगा जब बड़ी संख्या में लोगों ने इसे स्वीकार किया हो। यह तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट था। उदाहरण के लिए कुछ सेलिब्रिटी को उद्योग के अंदरूनी सूत्रों द्वारा ए सूची सेलिब्रिटी के रूप में माना जा सकता है, लेकिन कई लोग केवल यही सोचेंगे कि वह बी सूची सेलिब्रिटी थे। ऐसे भी मामले थे जहां लोगों को लगा कि वह बी सूची की हस्ती है, लेकिन पेशेवर या अन्य लोग सोचते होंगे कि वह सी सूची की हस्ती है। आप किसकी बात सुनते हैं? यह सेलिब्रिटी किस रैंक का होगा? कोई निश्चितता नहीं थी, क्योंकि कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थी। लेकिन यह दुनिया अलग थी। सभी प्रकार के स्कोर और सभी प्रकार के नियम थे। कई वर्षों के शोधन के बाद निर्णय संबंधी नियमों का लगभग एक आदर्श सेट तैयार किया गया। इसे आधिकारिक निकायों और लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। यहां तक कि अन्य मशहूर हस्तियों ने भी इसे स्वीकार किया। किसी सेलिब्रिटी की विशिष्टताओं को जानना अब उतना कठिन नहीं रहा। कोई भी इसे सेलिब्रिटी रैंकिंग को पलटने से प्राप्त कर सकता है। घरेलू स्तर पर 7 रैंकिंग थी। एस सूची, ए सूची, बी सूची, सी सूची, डी सूची, ई सूची। 7वीं रैंक को एफ लिस्ट सेलिब्रिटी नहीं कहा जाता था। इस दुनिया में उन्हें सामूहिक रूप से सार्वजनिक हस्तियां कहा जाता था। लंबे समय तक इसकी जांच करने और इस जानकारी को आत्मसात करने में काफी समय लगाने के बाद झांग ये को आखिरकार समझ में आ गया। दोनों दुनियाओं के बीच सेलिब्रिटी रैंकिंग समान थी, लेकिन उनमें अंतर भी था। उदाहरण के लिए झांग ये की दुनिया में जब एक ही सूची सेलिब्रिटी का उल्लेख किया गया था तो यह सिर्फ एक विशेषण था। उनकी दुनिया में कोई वास्तविक ई सूची सेलिब्रिटी नहीं था। ई लिस्ट का मतलब सबसे निचला और सबसे अस्पष्ट सेलिब्रिटी था। अधिकतर ए सूची, बी सूची, सी सूची और डी सूची थी। यहां तक कि डी लिस्ट भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे बहुत से लोग स्वीकार करते थे। इसके पीछे काफी विवाद हुआ था। हालांकि इस दुनिया में इसे स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। ए सूची एक ए सूची थी, एक ही सूची एक ही सूची थी। कोई विवाद नहीं था। एक और अंतर था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया का मनोरंजन उद्योग अपेक्षाकृत अधिक विकसित था, जहां लोग अधिक बार आते जाते थे। रेटिंग्स को एक समग्र एकीकृत स्कोर था। उल्लेखनीयता महत्वपूर्ण थी। प्रभाव महत्वपूर्ण था। पंखे की एकजुटता शक्ति महत्वपूर्ण थी। कार्यों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण थी। अच्छे कार्यों को लंबे समय तक तैयार किया जाना था और उन्हें फैशन से बाहर नहीं जाना था। सामान्य तौर पर चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग में हो, रैंकिंग उसकी समग्र क्षमता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए लेखक हान हान या गो जिंगमिंग, क्या उन्हें झांग ये की दुनिया में मशहूर हस्तियां माना जाता था? बिल्कुल। क्या वे अत्यधिक उल्लेखनीय थे? बिल्कुल। लेकिन वे किस रैंक के थे? शायद कोई नहीं बता सका। प्रकाशन उद्योग में लोगों के लिए कोई सेलिब्रिटी रैंकिंग प्रणाली नहीं थी। अधिक से अधिक जब उनका उल्लेख किया जाता था तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशन उद्योग में एक सूची लेखकों के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन इस दुनिया ने इसे एकीकृत कर दिया था। चाहे वह उपन्यास लिखना हो, बच्चों की परी कथाएं, कविताएं, या यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और धनी व्यवसाय जिन्होंने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया, वे सांख्यिकीय सूत्र का उपयोग करके अपनी संयुक्त क्षमताओं और अपील से रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं। एक बार रेटिंग की गणना हो जाने के बाद उन्हें पूरी तरह से रैंक किया जा सकता था। यह थी इस विश्व की सेलिब्रिटी रैंकिंग। झांग ये ने एक सार्वजनिक शख्सियत से ई लिस्ट सेलिब्रिटी बनने के लिए डेड वाटर का इस्तेमाल किया था।
इसे एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, और यह भी कहा जा सकता है कि यही वह वास्तविक क्षण था जब उन्होंने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया। किसी को ये जानना होगा कि चाहे वह लिटिल रेड मशरूम हो, बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, या बिग थंडर एंड कंपनी, वे सभी सार्वजनिक हस्तियां माने जाते थे। जहां तक तियान बिन और झांग यी का सवाल है, उन्हें सार्वजनिक हस्तियों में हजारों की संख्या में स्थान दिया गया था। उन्हें रैंक भी नहीं दिया जाएगा। झांग ये पहले ही उनसे आगे निकल चुका था। हालांकि इस सूची में एक सेलिब्रिटी सबसे निचले पायदान पर था, फिर भी वह एक सेलिब्रिटी था। हालांकि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। यह तो बस शुरुआत थी।